हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग। और आपको वीडियो के थंबनेल और टाइटल से पता ही चल गया होगा कि अभी 2 दिन पहले जो आपका यूपीएससी सी सेट का पेपर हुआ है, इस वीडियो में मैं उस एग्जाम में गणित के पूछे हुए सभी सवालों का बेस्ट सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिसमें स्टेटमेंट वाले सवाल भी होंगे और नंबर सिस्टम और बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी शामिल हैं। टोटल 37-38 क्वेश्चंस के आसपास मैथ में पूछे गए थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि इस बार यूपीएससी सी सेट का जो पेपर का लेवल था, वो पिछले बार जो पेपर हुआ था मैथ का, उसका आधे का आधा भी नहीं था। यानी कि इस बार का पेपर बहुत ही इजी था, बिलो मॉडरेट लेवल था और 8th 9th 10th वाले बच्चे इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पिछली बार बहुत ज्यादा समस्या थी कि 8 साइड वाले इतने टफ सवाल गणित के कैसे करें, जबकि सिलेबस में लिखा है 10वीं का बेसिक गणित पूछा जाएगा। तो इस बार ऐसी कोई समस्या नहीं है। आर्ट वाले, कॉमर्स वाले बच्चों को भी कम से कम इस लेवल का गणित आना ही चाहिए, जैसा यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, इस बार के सी सेट में यह वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। जो बच्चे एसएससी का पेपर देने वाले हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सितसल हो, सीपीओ या एमटीएस हो। और यह वीडियो रेलवे वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी कि रेलवे में स्टेटमेंट वाले सवाल भी आते हैं और नंबर सिस्टम भी खूब पूछा जाता है। इसमें ज्यादातर सवाल मेरे दोस्तों नंबर सिस्टम के होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने टाइप करवा दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश में हैं सारे क्वेश्चंस मेरे दोस्तों। इसकी पीडीएफ भी मैं साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। मैथ्स बाय गगन प्रताप हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। हर वीडियो की नोटिफिकेशन और जैसे मैं आपको यहां पे सॉल्व करवा रहा हूं क्वेश्चन, उसकी पीडीएफ यहां पर ही अपलोड हो जाएगी। अभी हमारा कैरविल एप्लीकेशन पर नया लाइव स्पेशल बैच भी आया हुआ है, मैथ स्पेशल 31। कल हमारा जन्मदिन था तो ये बैच अनाउंस हुआ है भाई। ठीक है, तो आप कोई पूरा सिलेबस पढ़ना चाहता है बेसिक से हाई लेवल तक, तो मात्र 999 की फीस में इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। ओके, चलो दोस्त, हमने पिछले वाले सी सेट के सवाल भी करवाए थे, वो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। मैथ्स वंडर इन सेकंड, वो रीलो में ही करवा दिए थे हमने सारे सवाल। ठीक है बच्चों, लेकिन इस बार हम फुल डेडिकेटेड वीडियो बनवा रहे हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं साथ साथ। ठीक है बच्चों, पहले चाहे आप पीडीएफ से सवाल सॉल्व करके देख सकते हैं, बाद में वीडियो देख लेना, या फिर आप वीडियो में सीधा क्वेश्चन पॉज करो, सॉल्व करो ना, अटक जाओ तो फिर सॉल्यूशन देख लीजिए। सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, डुएबल क्वेश्चन है, हर बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है बड़े प्यार से, और मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन दिखाऊंगा जितना आपको एग्जाम में एक्चुअली लिखना चाहिए। सवाल नंबर 1 देखेंगे प्यारे बच्चों। सवाल है परसेंटेज का, यूपीएससी सी सेट 2024 का। एक संख्या को गलती से 4 से गुणा करने की बजाय 4 से भाग कर दिया। इस गलती के कारण रिजल्ट में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? भाई, हमें एक संख्या को गलती गुणा करनी थी 4 से। हमें एक संख्या को, खाली बैठे थे हम, हमें उस संख्या में 4 से गुणा करनी थी, पर गलती से हमने 4 से भाग कर दिए। तो बताओ संख्या में कितने परसेंट का परिवर्तन हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। आपको करना क्या था? सही काम आपको क्या करना था? आपको करना था मेरे दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई। पर आपने क्या कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया मेरे दोस्तों, यानी कि आपने 1/4 से गुणा कर दी। क्लियर है मेरे दोस्तों? करनी थी आपको 4 से गुणा और कर दी आपने 1/4 से गुणा मेरे प्यारे भैया। ठीक है भाई, करनी थी 4 से और आपने डिवाइड कर दिया 4 से, यानी कि 1/4 से गुणा कर दी। कितने प्रतिशत का एरर हुआ? आप संख्या मान के भी कर सकते हैं या डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे प्यारे भाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। 16:1, यानी कि अगर आपका आंसर 16 आना था तो आपका आंसर 1 आ गया। सही आंसर अगर आपका 16 आना था तो आपका आंसर गलती से 1 आया, तो आपने कितने की कमी कर दी? 15 आपका आंसर कम आया है 16 की तुलना में। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे आंसर ये परसेंटेज में कितना होता है? डी ऑप्शन 93.75%। आप कहोगे सर कैसे? भाई 15/16 का मतलब 1 - 1/16। 1 का मतलब होता है 100% और 1/16 होता है बच्चों 6.25%। 93.75% की आपके रिजल्ट में एरर आ जाएगी। शॉर्टकट है, आप बेसिक से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? बेसिक से कैसे कि आप ये मान लीजिए कि आपको संख्या को 4 से गुणा करनी थी, आपने कर दिया 4 से भाग, तो आप संख्या को 4 मान लो कि माना संख्या 4 है, माना संख्या 4 है।
ठीक है बेटे। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे, आंसर आना चाहिए था 16, पर आपने 4 को 4 से भाग दे दिया। 4 को 4 से भाग दे देंगे तो क्या आ गया आपका आंसर? गलत आंसर आपका 1 आ गया। तो आंसर आपका आना चाहिए था 16, आंसर आपका आ गया 1। तो आपने गड़बड़ कितनी कर दी बेटा? 15 आपका आंसर कम आया है सही आंसर की तुलना में। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। इजी सवाल था, बोला है सवाल में क्या बोला है, सवाल पढ़ेंगे बड़े प्यार से। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 डेज। कुछ आदमी किसी काम को 6 के दिनों में कर सकते हैं, जहां के एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, बाई वॉट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज्ड। आदमियों की संख्या कितने परसेंट बढ़ानी चाहिए जिससे कि काम 5 के दिनों में पूरा हो जाए, काम 5 के डेज में हो जाए। जाहिर सी बात है, आदमी बढ़ा दोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप जानते हो टाइम एंड वर्क का, कि टोटल वर्क बराबर होता है मैन इनटू डेज, आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या। भाई टोटल वर्क तो मेरे दोस्तों सेम ही होता है, जो भी आप काम कर रहे हो वो तो सेम ही है, चाहे उसको काम को करने के तरीके बदल सकते हैं, पर काम जो ठेका उठा लिया वो तो सेम ही है ना। अब दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में होगी। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई इस सवाल के अनुसार पहले कुछ आदमी काम कितने के दिनों में करते थे? 6 के दिनों में। कितने परसेंट आदमी बढ़ाने चाहिए कि अब सेम काम 5 के दिनों में हो जाए, 5 के डेज में हो जाए? तो दिनों की संख्या का रेशियो क्या है? 6-5। दिनों की संख्या का रेशियो क्या है? 6-5। तो आदमियों की संख्या तो उल्टी रेशियो में हो जाएगी ना, 5-6 रिवर्स रेशियो में, यानी कि अगर आदमी 5 थे तो मुझे 5 से 6 करने पड़ेंगे। तो आदमियों की संख्या कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 1/5। 5 से 1 आदमी बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 20% आदमियों की संख्या मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये सब कॉन्सेप्ट है, ये पेपर में आपको लिखना नहीं है भाई मेरे। सवाल का सॉल्यूशन तो इतना आसान है, और ये बात इतनी आसान है कि दिमाग में करी जा सकती है। ठीक है, एक और इजी सवाल, सवाल नंबर 3। What is the right most digit preceding the zero in the value of 30 की पावर 30? 30 की पावर 30 के मान में शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है? पहले तो आप इस सवाल का मतलब समझो कि सवाल का मतलब क्या है, कि 30 की पावर 30 में जीरो के बाद सबसे दाहिना अंक कौन सा आएगा? नहीं समझे बच्चों? जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी 59138000, मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी, तो आपसे मुझे बताओ इस संख्या में राइट मोस्ट डिजिट क्या है जो जीरो प्रीसीडिंग द जीरो, शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक। तो आप बताओ शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा? ये वाला 8 है ना। ये देखते चलेंगे, शून्य से पहले सबसे दाएं में कौन सा अंक आ रहा है? 8। तो आपसे ये पूछा है कि जब मैं इस संख्या को डिटेल में लिखूंगा तो जीरो के बाद सबसे पहले अंक कौन सा आएगा दाएं स्थान पे? ठीक है बच्चों, तो देखो 30 का मतलब होता है 3 2 शाम 30, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 30 गुणा 10 की पावर 30। हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 10 की पावर जो 30 है इसका मतलब कि एंड में 30 जीरो आएंगी, 10 से कोई डिजिट नहीं आएगा, 10 से केवल एंड में जीरो पैदा होंगी। कितनी पावर? 30 पावर है तो 30 जीरो आ जाएंगी। मुझे केवल ये चेक करना है कि भाई डिजिट तो जीरो के बाद यहीं से आएगा ना, इस 3 की पावर 30 से, तो मुझे 3 की पावर 30 का इकाई अंक निकालना है, ये मेरा मकसद बन गया। अब इकाई अंक निकालने के लिए आप मेथड जानते हैं, साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हम लगाते हैं कि नहीं बताओ? जैसे मुझे 3 की पावर 1 करना है तो इकाई अंक क्या आएगा बच्चों? 3 आएगा। मुझे 3 का स्क्वायर करना है भाई, मेरी इकाई अंक क्या आएगा? 9 आएगा। मुझे 3 का क्यूब करना है 27, इकाई अंक 7 आएगा। 3 की पावर 4 करूंगा 81, इकाई अंक 1 आएगा। 3 की पावर 5 करूंगा 243, 3 आएगा। 3 की पावर 6 होता है 729, 9 आएगा। 3 की पावर 7 होता है 2187, 7 आएगा मेरे दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि ये रिपीट होने लगा, 3971 के बाद वापस ये चीज रिपीट होने लगी 3971, यानी कि हर 4 पावर के बाद सेम पैटर्न रिपीट होता है, हर 4 पावर के बाद।
तो मैं यहां पे नियम यह है कि पावर को 4 से भाग करो। जैसे 3 की पावर 30 है तो पावर है 30, तो इस पावर को 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा, 4 सत्ते 28 पहाड़ा चला जाएगा, क्या बचेगा, पावर 2 बचेगी। तो 3 की पावर 30 का इकाई अंक वही होगा जो 3 की पावर 2 का है। 3 की पावर 2 का इकाई अंक 9 है, 9। तो इस संख्या में 9 जीरो के बाद जो है डिजिट आएगा, जीरो के बाद, शून्य से पहले, सॉरी, शून्य से पहले सबसे दाहिने 9 आएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, शानदार सवाल था। ऐसा सवाल हम पहले भी करवाते हैं अपनी शीट्स में। सवाल नंबर है 4। What is the least possible number of cuts required to cut a cube into 64 identical pieces? एक घन को 64 समान टुकड़ों में काटने के लिए कितने मिनिमम कट आपको लगाने पड़ेंगे? ये प्यारा सवाल है। ये रीजनिंग और मेंसुरेशन का एक तरीके से कॉम्बिनेशन सवाल है बच्चों। देखो भाई, अगर आपके पास एक क्यूब कहें, एक घन कहें, घन आप जानते हैं भी 6 फेस होते हैं, 6 भुजाएं, 6 फेस होते हैं मेरे दोस्तों, 12 इसकी एजेस होती हैं, 8 इसमें कोने होते हैं, हर फेस स्क्वायर होता है। जैसे आपके सामने क्यूब बना हुआ है, बोला है इसमें कितने मिनिमम कट लगाए जाएं जिससे कि 64 समान साइज के आइडेंटिकल क्यूब्स बन जाएं। तो मेरे प्यारे भाई एक बात समझो कि अगर मैं ऐसे कट लगाता हूं, 1 2 इक्वल गैप पे लगाऊंगा और ये 3, तो 4 टुकड़े हो गए। देख लो आप, 4 टुकड़े हो गए। आप बोलोगे सर यानी कि मैंने कितने कट लगाए, ब्लू कलर देखना, 3 कट मैंने लगाए और टुकड़े हो गए 4। मैंने 3 कट लगाए बच्चों, टुकड़े हो गए 4। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं ऐसे कट लगाता हूं, ये 1, ये 2 और इस तरीके से 3, तो हर टुकड़ा फिर से 4 में डिवाइड हो गया। हर टुकड़ा फिर से 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। देखो ना, आप इसी टुकड़े को देखो, 1 2 3 4, फिर से 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो मैंने 3 कट और लगाए और हर टुकड़े के 4 टुकड़े और हो गए, यानी कि अब यहां पे टोटल 16 हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं। 16 दिखाई दे रहे हैं। आप बोलोगे हां जी सर। अब फिर से देखो, अब क्या है, एक बार मैंने एक ऊपर से लगा लिया मेरे दोस्तों, एक ऐसे लगा लिया, एक सामने से कट लगाते मेरे दोस्तों। एक कट मैंने ऐसे लगाया, 1 2 और ये 3। आप देखो, यानी कि फिर से हर एक पीस के हमने 4 पीस और कर दिए, यानी कि मैं देख सकता हूं मैंने 3 कट और लगाए और 4 टुकड़े हमने बना दिए, यानी कि टोटल 64 टुकड़े बने। 4 चौक 16, चौका 64, और कितने कट मुझे लगाने पड़े, 3 3 6 3 9, टोटल मुझे 9 कट लगाने पड़े और 64 टुकड़े हो गए। कोई भी बच्चा यहां से देख सकता है कि हर फेस पे आपको 16 दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है जी। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझ में आ गया, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है ना, सामने से देखो, 16 16 16 16 की 4 लाइन बन गई, टोटल 64 क्यूब्स यहां से कट चुके हैं। मजा आया, अच्छा सवाल पूछा है मेरे दोस्तों। और इसी तरीके से आप सवाल को धुएं में उड़ाना चाहते हो तो आप कैरविल एप्लीकेशन पर जो हमारा नया लाइव बैच शुरू हुआ है, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, लाइव बैच है, प्री प्लस मींस अर्थमेटिक प्लस एडवांस लेवल का मेरे दोस्तों। ये बैच 20 जून से इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और इसके रजिस्ट्रेशन 17 जून यानी कि कल से शुरू हो चुके हैं। ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट, सीसेट सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। इस बैच की फीस मात्र 999 है। 999 में आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। यहां पर 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलेगा और ये आप हमारी वेबसाइट kervil.com से ले सकते हैं और इसकी क्लासेस कैरविल एप्लीकेशन पर होंगी। डेली 1.5 घंटे के 2 टाइम स्लॉट में क्लास होंगी जिसमें मैं अर्थमेटिक और एडवांस आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, और एक बार सिलेबस खत्म हो जाने के बाद आप ऐसे सवालों को धुएं में उड़ाना शुरू कर दोगे, कभी आपको गणित में परेशानी नहीं आएगी। बेसिक से बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करवाते हुए, कमजोर बच्चे को ध्यान में रखते हुए मैं बैच पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्लो स्लो ये बैच चलेगा और आपको 7 से 8 महीने का समय लगेगा पूरा सिलेबस खत्म करने में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलेंगे।
सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 5। मान लीजिए x एक 2 अंकों की संख्या है और y x के अंकों को आपस में बदलने से एक अदर 2 अंकों की संख्या, यानी कि y जो है x के अंकों को पलटने से बनते एक डिफरेंट 2 अंकों की संख्या। यदि x प्लस वाई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, x प्लस वाई इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x? x के कितने मान पॉसिबल हैं? देखो, आप यहां पे हिट एंड ट्रायल अंदाजा भी मार सकते हो, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे प्यारे भाई आप, कि x प्लस वाई मेरे दोस्तों यहां पर x एक 2 अंकों की संख्या है मेरे दोस्तों, और y भी एक 2 अंकों की संख्या है। और जब मैं इनको जोड़ता हूं, x प्लस वाई क्या है? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। x प्लस वाई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अच्छा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 99, 99। आप मुझे बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 99। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, तो x प्लस वाई 99 बनना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो आपसे पूछा x के कितने मान पॉसिबल हैं? x के कितने मान पॉसिबल हैं? वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं कि आप यहां से सीधी संख्या भी गैस कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। 2 4 6 8 दिखाई दे रहा है। देखो 99 कैसे आ सकता है, आप मुझे बताओ। 99 तभी आ सकता है जब अंकों का योग 9 हो। 99 तभी आ सकता है जब अंकों का योग 9 हो, x और y के अंकों का योग 9 हो। आप बोलोगे सर कैसे? जैसे बच्चों मैं आपके सामने 2 अंकों की संख्या लिखता हूं 53। 3 क्या है इसमें? इकाई का अंक है। 5 क्या है इसमें? दहाई का अंक है। तो 53 का मतलब होता है 5 गुणा 10, 10 डिजिट में 10 से गुणा होती है मेरे प्यारे भाई। ये बात समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं आपसे मानता हूं कि ये जो x है 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या जिसका यूनिट डिजिट b है और 10th डिजिट a है, तो x क्या होगा? x होगा जी 10a प्लस b। अगर x 2 अंकों की संख्या जिसमें b यूनिट डिजिट है, a 10th डिजिट है, 10a प्लस b। अगर मैं ab को पलट दूंगा तो संख्या क्या बन जाएगी? ba बन जाएगी। यानी कि y क्या हो जाएगा फिर? 10b प्लस a। और बच्चों अगर मैं x जमा y जोड़ूंगा तो 10a प्लस ए 11a, b जमा 10b 11b, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 11a प्लस 11b आएगा, 11a प्लस 11b आएगा, और ये 99 के इक्वल हो जाएगा। भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है, तो 11 से 99 9 बार कट जाएगा, तो यहां से a प्लस b 9 आएगा। यानी कि x के डिजिट का सम, x के डिजिट मैंने क्या माना है? a b। ठीक है, x के डिजिट्स a और b हैं, तो x के डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए। अब 9 कैसे बन सकता है मेरे प्यारे भाई? एक बात ही बताओ। तो आप कहोगे सर एक तो 8 1 9 कर लेते हैं, फिर एक 7 2 9 कर लेते हैं, एक 6 3 9 कर लेते हैं, और एक 5 4 9 कर लेते हैं। ये हो गया। अब देखो यहां पे पलट भी सकते हैं, यानी कि जैसे मैं एक संख्या 81 आ जाएगी, 72 आ जाएगी, 63 आ जाएगी, 54 आ जाएगी, उल्टा भी हो सकता है ना। आप 18 भी कर सकते हैं, आप x को 27 भी ले सकते हैं, a को 2 ले लो, b को 7 ले लो, उल्टा भी हो सकता है। 36 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, आप a को 4 ले लीजिए, b को 5 ले लीजिए। तो इस हिसाब से टोटल x के 4 और 4 8 मान पॉसिबल होंगे। डी ऑप्शन। भाई ऐसा तो बोला नहीं गया कि इकाई का अंक बड़ा होना चाहिए, दहाई का अंक छोटा होना चाहिए। कोई भी संख्या है तो जरूरी थोड़ा ना कि आप यही लो, आप उल्टा करके भी तो ले सकते हो। यही पॉसिबल केस बनेंगे, तो x के टोटल 8 मान पॉसिबल है। अच्छा सवाल था बच्चों, ये दिमाग लगाना था। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 6, जो कि सवाल है टाइम एंड वर्क का। चलिए करते हैं। x y और z किसी काम को इंडिविजुअली 6 8 और 8 घंटे में करते हैं। यानी कि x किसी काम को मेरे दोस्तों 6 घंटे में करता है, 6 आवर्स में। y सेम उसी काम को 8 घंटे में करता है, और बच्चों z भी सेम उसी काम को 8 घंटे में करता है, 8 आवर्स में। आप बोलोगे सर बढ़िया मजेदार, ठीक। However, only one person at a time can work in each hour. 1 घंटे में एक ही आदमी काम करेगा। ऐसा नहीं कि तीनों को लगा दिए, एक टाइम पे एक ही आदमी काम करेगा।
एंड नो बडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours। कोई भी आदमी लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता। तो पहले एक्स से काम करवा दे तो दोबारा एक्स नहीं करेगा काम, या तो आप वाई से करवाओ या फिर जेड से करवाओ। ठीक है भाई। ऑल आर इंगेज टू फिनिश द वर्क, सभी काम खत्म करने में लगे हुए हैं। तो मिनिमम कितना टाइम लगेगा मेरे प्यारे भाई, सवाल में पूछा गया मिनिमम कितना समय लगेगा काम खत्म करने में। मिनिमम सवाल में यह नहीं बताया कि कौन काम करेगा, किस हिसाब से काम होगा। बताओ भाई, ये आदमी है हमारे पास, एक टाइम पे एक ही आदमी काम करेगा, और कोई भी आदमी लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता। 1 घंटे के बाद दूसरा आदमी लगाना पड़ेगा। मिनिमम कितना टाइम लगेगा काम खत्म करने पे। जब भी ऐसा सवाल होता है पहले ये तो पता हो काम कितना है। हमेशा एलसीएम ले लीजिए, 6 8 8 तीनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम 24। टोटल वर्क मैंने 24 मान लिया। तो x 1 घंटे में कितना कुर्सी बनाता है, 4 मान लिया। टोटल काम 24 कुर्सी बनाता है, बनाने का है। x 1 घंटे में 4 बनाएगा। y 24 कुर्सी 8 घंटे में बनाता है, 1 घंटे में 3 बनाएगा। z भी 1 घंटे में 3 कुर्सी बनाएगा। ये एफिशिएंसी आ गई पर आवर वर्क। पर आवर वर्क मिनिमम टाइम कम लगेगा जब हम सबसे ज्यादा फास्ट आदमी से, जो सबसे ज्यादा काम करता है, उससे ज्यादा से ज्यादा काम करवाएं। देखो सबसे ज्यादा फास्ट इन लोगों में एक्स है, तो भैया पहले घंटे हम एक्स से 4 कुर्सी बनाएंगे। 4 पहले हम एक्स से 4 कुर्सी बनवा लेते हैं। अब चाहे आप वाई को लगा लो या जेड को लगा लो, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। मुझे वाई जेड अलग अलग लेने की जरूरत नहीं, मैं एक ही आदमी से काम चला लूंगा, क्योंकि वाई और जेड दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। अगले घंटे एक्स से काम नहीं करवा सकते, अगले घंटे वाई से काम करवा लो, वो 3 कुर्सी बना देगा। फिर मेरे दोस्तों एक्स से करवा लेते हैं, क्योंकि मजबूरी थी ना, एक्स लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता। अब तो वाई आ गया, अब हम एक्स से दोबारा काम करवा सकते हैं, यानी कि एक्स 4 कुर्सी बनाएगा। फिर हम दोबारा एक्स नहीं करवा सकते, वाई से काम करवा लेते, वाई 3 कुर्सी बनाएगा। फिर ये एक्स 4 बनाएगा, फिर वाई 3 बनाएगा। टोटल कुर्सी कितनी बनानी है, 24। तो ये कितना बन गया बेटा, 4 3 7 4 3 7 4 3 7 21 कुर्सी बन गई, और 6 घंटे बीत गए। एक एक घंटे का काम है ना, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, इस हिसाब से हमारे 6 घंटे बीत चुके हैं, 6 आवर्स बीत चुके हैं। 21 कुर्सी बन गई हैं, 7 7 7, यानी कि कुर्सी बनानी है 24। अभी 3 कुर्सी और बनानी है हमें, अभी हमें 3 कुर्सी और बनानी है भाई साहब। अब अगला जो आएगा मेरे दोस्तों, अगला जो आएगा ये एक्स बनाएगा, ये वाई। अब अगला जो घंटा आएगा वो किससे काम करवा लेते हैं, एक्स से, क्योंकि एक्स सबसे फास्ट है। लेकिन एक्स 1 घंटे में 3 कुर्सी बनाता है, जो हमारा एक्स जो है वो 1 घंटे में 4 कुर्सी बनाता है। 4, हमको तो 3 ही कुर्सी बनानी है। अब हमको तो 3 ही कुर्सी बनानी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। यानी कि एक्स को पूरा घंटा काम करने की जरूरत नहीं है। एक्स 1 घंटे में 4 कुर्सी बना देता है, कुर्सी अब 3 ही बनानी है, तो काम 1 घंटे से पहले ही हो जाएगा। यानी कि ये तो आंसर आने से रहा। ओके, अब बताओ एक्स 1 घंटे में 4 कुर्सी बनाता है, तो एक्स 3 कुर्सी बनाने में कितना समय लेगा, 3/4 घंटे का समय लेगा। कोई आदमी 1 घंटे में 4 कुर्सी बनाता है, तो 3 कुर्सी कितने समय बनाएगा, 3/4 घंटे। 3/4 घंटे का मतलब क्या होता है, 45 मिनट। यानी कि 6 घंटे 45 मिनट में ही काम पूरा हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन है। मिनिमम जो टाइम है वो 6 घंटे 45 मिनट तो लगेगा ही लगेगा भाई। बहुत बढ़िया सवाल था ये टाइम एंड वर्क का। ऐसा सवाल इस साल की सीडीएस में भी आया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 7। ये क्वेश्चन बच्चों पार्टनरशिप का है, बनाएं। बच्चे अक्सर बैच में पूछते हैं कि क्या सर यूपीएससी सीसेट के लिए काम आएगा बैच। ये सब सवाल हमने अपने बैच में करवा रखे हैं। अभी तक मैंने आपको 6 सवाल कराए, 6 के 6 सवाल बैच में करवा रखे हैं हमने। कोई परेशानी है ही नहीं भाई इन सवालों में, ठीक है। चलो, यदि पी और क्यू एक बिजनेस में एंटर करते, बिजनेस शुरू करते हैं, पी और क्यू ने भाई साहब एक बिजनेस शुरू किया। पी पुट 14,000 मोर देन क्यू। पी ने क्यू से 14,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी, बट पी हैज इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ। लेकिन पी ने पैसा केवल 8 महीने के लिए लगाया। पी ने बेशक 14,000 रुपए ज्यादा दिए क्यू से, लेकिन पी ने पैसा 8 महीने के लिए लगाया है और क्यू ने पैसा 10 महीने के लिए लगाया है। पी का जो शेयर है वो
क्यू के शेयर से 400 रुपए ज्यादा है 2000 के टोटल प्रॉफिट में। टोटल प्रॉफिट उन्हें 2000 का हुआ, 2000 में पी का जो शेयर है वो क्यू से 400 रुपए ज्यादा है। तो आपसे पूछा है पी ने कितना पैसा लगाया, पी का इन्वेस्टमेंट क्या है। देखो बिजनेस में प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है मेरे दोस्तों, वो दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट पे और टाइम पे। जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट ले जाओगे, जितना ज्यादा समय दोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट ले जाओगे। हमें यहां पे क्या पूछा है, हमें यहां से कैपिटल पूछा है, इन्वेस्टमेंट पूछा है पी का। तो इन्वेस्टमेंट अगर मुझे निकालना है तो सिंपल सा नियम है कि प्रॉफिट के रेशियो को डिवाइड करना पड़ता है टाइम के रेशियो से। यही है। लोग मेरे पास दो हैं पी और क्यू, आप मुझे बताओ पी और क्यू का प्रॉफिट किस अनुपात में हुआ है, प्रॉफिट किस अनुपात में हुआ है। आप मेंटली दिमाग में सोच सकते हैं, पर टोटल प्रॉफिट हुआ इन्हें 2000 का, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ इन्हें 2000 का, और पी का जो प्रॉफिट है वो 400 रुपए ज्यादा है क्यू से। पी का जो शेयर है वो क्यू से 400 रुपए ज्यादा है। तो 2000 में 400 हटा लो, पहले 1600, आधा आधा 800, पी का 400 है तो 1200 रुपए। पी का प्रॉफिट 1200 रुपए है, क्यू का 800 रुपए। समझ में आई बात क्या। टोटल प्रॉफिट 2000 रुपए होना चाहिए पर पी का 400 रुपए ज्यादा होना चाहिए। तो 400 हटा लो पहले, बचा 1600। 1600 दोनों को आधा आधा दे दो, पी का भी 800 क्यू का भी 800। अब जो 400 एक्स्ट्रा हुआ है पी को, वो पी के 400 एक्स्ट्रा कर दो, तो 800 जमा 400 1200। तो पी का प्रॉफिट 1200 शेयर है, क्यू का शेयर 800 है। तो शेयर के, इनके प्रॉफिट के शेयर का रेशियो क्या है, किससे जाएगा, 4 से। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है। जब हम बात करते हैं समय की, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है, तो सवाल खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि पी ने पैसा लगाया 8 महीने के लिए और क्यू ने पैसा लगाया 10 महीने के लिए। यानी कि इनके समय का अनुपात कितना, ये भी 4 से 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो मुझे पी और क्यू की कैपिटल का रेशियो पता लग जाएगा कि इन्होंने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है। और दो रेशियो को डिवाइड करने का बेस्ट तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, तो 15 रेशियो 8 आ जाएगा। यानी कि पी ने 15 लगाए तो क्यू ने 8 लगाए। बोला पी ने क्यू से 14,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए। तो बताओ सवाल के अनुसार पी ने क्यू से कितना ज्यादा लगाया, 7। 8 से 15 7 ज्यादा है। 7 की वैल्यू सवाल में 14,000 रुपए दी है, यानी कि 2000 गुना, 7 दूनी 14, 2000 गुना। तो पूछा पी का शेयर, पी द्वारा योगदान की गई पूंजी, तो पी का शेयर है 15, तो 15 की वैल्यू भी 2000 गुना होगी, यानी कि 15 दूनी 30, 30,000 रुपए। तो पी ने बिजनेस में 30,000 रुपए लगाए हैं। ये इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। वेरी नाइस, इजी क्वेश्चन मेरे दोस्तों। हमने आपको समझाने के लिए समय लिया है, पर करने में इस सवाल में समय बिल्कुल नहीं लगेगा। सवाल नंबर 8 आपके सामने है। 222 की पावर 333, 222 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 222 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है, निम्न में से किससे भाग होगा, यह आपको बताना है। 2 और 3 से बट 37 से नहीं, 3 और 37 से बट 2 से नहीं, 2 और 37 से पर 3 से नहीं, 2, 3 और 37 तीनों से। यानी कि बस मुझे यहां पे 3 संख्याओं पे चेक करना है कि क्या ये संख्या 2 से भाग होगी, क्या ये संख्या 3 से भाग होगी, क्या ये संख्या 37 से भाग होगी। एक एक को चेक करते हैं। 2 से, क्या ये संख्या 2 से भाग होगी बच्चों। 222 एक इवन नंबर है, 2 से भाग हो जाएगा। ये एक ऑड नंबर है, ये 2 से भाग नहीं होगा। ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, जोड़ूंगा ऑड ही नंबर आएगा, और ऑड नंबर 2 से भाग नहीं होता। ये संख्या 2 से तभी भाग हो सकती थी जब ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट जाए। 3 और 37, देखो बेटे 222 और 333 बड़े प्यारे नंबर है। कैसे, एक संख्या होती है 111, 111 स्पेशल नंबर है, 37 तिया 111। अगर हम कोई भी संख्या लिखते हैं ना, किसी भी डिजिट को 3 बार रिपीट करके, तो इसका मतलब होता है 37 तिया 111 का 8 टाइम्स। कोई भी संख्या अगर इस फॉर्म की लिखी हुई है AAA, तो 37 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, और जिस डिजिट को आप रिपीट कर रहे हो उससे भी कटेगी।
यानी कि ये नंबर ऐसा है जो 37 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी 222। ये नंबर 333 ऐसा है जो 37 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा तो जोड़ के जो नंबर आएगा 3 से भी कटने वाला होगा। ये भी 37 से कटा, ये भी 37 से कटा, तो इनका जोड़ भी 37 से कटने वाला होगा। यानी कि ये संख्या 3 और 37 दोनों से कटने वाली होगी, बट 2 से नहीं कटेगी। तो आंसर सवाल का यहां बी ऑप्शन हो जाएगा। बताइए, बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल बेटे इस साल के जो है आपके सीडीएस के पेपर में भी आया है। मजेदार सवाल, वेरी नाइस क्वेश्चन। सवाल नंबर 9, शहद में कितना % पानी मिलाए जाए कि मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त किया जा सके? इससे मैं कह सकता हूं कि शायद इस साल की यूपीएससी सी सेट का सबसे आसान क्वेश्चन था, सबसे आसान। What % ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्सड विद हनी? हनी में कितना % पानी मिलाया जाए जिससे कि 20% फायदा हो मिक्सचर को हनी के कॉस्ट प्राइस पर बेचकर? यानी कि आप, शहद की दुकान है आपकी, आप कहते हो ग्राहक से, ग्राहकों आओ दुकान में, मैं जितने दाम में शहद खरीद के लाता हूं उतने दाम पे बेचूंगा। मैं देखो मधुमक्खी वाले से, मधुमक्खी से खरीद के ला रहा हूं मैं शहद 50 रुपए किलो, तुमको भी 50 रुपए किलो ही बेचूंगा। देखो सेवा कर रहा हूं, मुंह भी सुजा रखा है मैंने शहद ला ला के। ठीक है भाई, लेकिन फिर भी दुकानदार मुनाफा कमा लेता है, वो भी 20% का। क्यों मुनाफा कमा ले रहा है? वो बेच रहा है कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन उसने प्रॉफिट 20% कमा लिया, 20% गेन। क्यों? कि उसने 20% की मिलावट कर दी, उसने 20% पानी मिला दिया। भाई जितना उसमें पानी मिलाएगा उतना ही मेरे दोस्तों उसको फायदा होगा। पानी को बिस्लरी की बोतल तो मिलाता नहीं है, घर में से 34 पानी भरा और शहद में मिला के चाशनी सी घोल दी है। तो जितना पानी मिलाओगे, पानी शहद में मिलकर अब शहद ही बन गया और उसको शहद के दाम पर ही बेच दोगे। तो जितना आपने पानी मिलाया होगा फ्री का, वो आपने शहद के दाम पर बेच दिया। तो 20% आपको फायदा हुआ, तो आपको पानी भी शहद की क्वांटिटी का, हनी की क्वांटिटी का 20% मिलाना पड़ेगा। बोलो, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, गजब क्वेश्चन। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 10, यूपीएससी सी सेट 2024 का बड़ा प्यारा सवाल। एक कैन एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है, एक कैन वाई में 532 लीटर डीजल है। उन्हें समान साइज की बोतलों में बोतल बंद किया जाना चाहिए ताकि पूरा पेट्रोल और डीजल अलग अलग सेपरेटली बोतल्ड हो, अलग अलग बोतल बंद हो। लीटर के संबंध में बोतल की क्षमता एक पूर्णांक है, कितनी अलग अलग बोतल की साइज संभव है? बहुत बढ़िया सवाल। हमारे पास एक कैन एक्स है जिसमें 399 लीटर पेट्रोल है, एक दूसरी कैन वाई है जिसमें 532 लीटर मेरे दोस्तों डीजल है। अब हमें क्या करना है? छोटी छोटी बोतलों में इनकी पैकिंग करनी है, यही बोला है ना। दे आर टू बी बॉटल्ड इन द बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज सो दैट होल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वुड बी सेपरेटली बोटल। हमें छोटी छोटी बोटल्स में इनको पैक करना है, ठीक है, सेम साइज की बोटल्स में, लेकिन इस तरीके से कि पेट्रोल और डीजल मिक्स ना करना पड़े। अगर सपोज आपने 10-10 लीटर की बोतल ले ली, तो 10-10 लीटर की बोतल भरोगे तो कुछ पेट्रोल और कुछ डीजल बच जाएगा, फिर आपस में मिक्स करके भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना। तो हमें बोतल का साइज ऐसा लेना है कि इन दोनों को सेपरेटली जो है भरा जा सके, ठीक है। और बोतल की जो कैपेसिटी है वो इंटीजर, एक पूर्णांक है। तो आपसे पूछा कितने बोतल के डिफरेंट डिफरेंट साइज, ऐसी कितनी बोतल पॉसिबल है कि इनको बिना मिक्स करे छोटी छोटी बोतल्स में समान साइज की भरा जा सके। और बोतल का जो साइज है, जो बोतल की जो क्षमता है वो इंटीजर है। यानी कि भाई पागल बनाया गया इस सवाल में कुछ नहीं। आपको एक ऐसी संख्या निकालनी है भाई साहब जो इसको भी डिवाइड करती हो, इसको भी डिवाइड करती हो। इन दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या आपको निकालनी है। और इनको डिवाइड करने वाली संख्या सबसे बड़ी कौन सी हो सकती है?
सबसे बड़ी कौन सी संख्या हो सकती है इनको डिवाइड करने वाली? इनका HCF। दो संख्याओं का HCF निकालने का बेस्ट तरीका है आप इनका डिफरेंस लो। डिफरेंस क्या आएगा? 532 में से 399 घटाओ 133, 532 में से 400 घटाओ 132, एक और ये हो तो 133 बच जाएगा। 133 लीटर डिफरेंस। या तो HCF 133 होगा, 133 का कोई बच्चा होगा। बताओ 133 इसको डिवाइड कर रहा है, हाँ जी 3 बार। 133 इसको डिवाइड कर रहा है, हाँ जी 4 बार। 520 और 12। अगर मैं 133 लीटर की बोतल लूंगा, अगर मैं 133 लीटर की बोतल लूंगा, 3 बार पेट्रोल भर जाएगा बोतल में, 4 बार ये भर जाएगा, सेपरेट रहेगा। तो मैं 133 लीटर की बोतल ले सकता हूं। ये HCF आ गया। लेकिन 133 क्या होता है? 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133। आप बोलोगे हाँ जी सर 19 यानी कि मेरे प्यारे बच्चों में ये कह सकता हूं कि मैं 19 लीटर की भी बोतल्स ले सकता हूं। 19, अगर मैं 19 लीटर की बोतल लूंगा ये भी भर जाएगा, क्योंकि 21 बार डिवाइड हो रहा है। 19 दूनी 38 और 19 अट्ठे 152, ये भी पूरा भर जाएगा। पेट्रोल डीजल सेपरेट भी रहेगा, तो मैं 19 लीटर की भी बोतल ले सकता हूं। मैं 7 लीटर की भी बोतल ले सकता हूं, 7 लीटर की, क्योंकि 7 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो 7-7 लीटर की बोतल्स में पेट्रोल डीजल की केन से आसानी से भर सकते हो। ठीक है ना? अब मेरे प्यारे भाई एक गड़बड़ यहां पे और रह गई है। यहां 1-1 लीटर की बोतल भी तो ले सकते हो। अगर आपने ऐसा तो कुछ बोला नहीं, द कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर इज एन इंटीजर। लीटर के संदर्भ में बोतल की क्षमता एक पूर्णांक है। आप 1-1 लीटर की भी तो बोतल ले सकते हो। 1-1 लीटर की बोतल ले लो, पेट्रोल की अलग बोतल भर लो, डीजल अलग बोतल में भर लो। तो हम ये 4 बोतल्स के साइज यहां पर ले सकते हैं। तो कितने अलग अलग बोतल के साइज संभव है? 4। आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन है। काफी ज्यादा शानदार और बहुत अच्छी लैंग्वेज वाला मेरे दोस्तों इस सवाल था, है ना। इसमें आपको पहले समझना होगा कि आपको HCF निकालना है, और HCF के फैक्टर्स भी मेरे दोस्तों वो बोतल्स में भरे जा सकते हैं। ठीक है जी। सवाल नंबर 11 करेंगे यूपीएससी सीसेट 2024 में। 1 जनवरी 2023 को एक आदमी ने 1 रुपए बचाए। 1 जनवरी 2023 को। 2 जनवरी 2023 को उसने पिछले दिन की तुलना में 2 रुपए अधिक बचाए। अगर 1 जनवरी को 1 रुपए बचाए हैं तो 2 जनवरी को 2 रुपए ज्यादा बचाए, यानी कि 3 रुपए की सेविंग करी है 2 जनवरी को। 3 जनवरी 2023 को उससे पिछले दिन के कंपैरिजन में 2 रुपए एक्स्ट्रा सेविंग करी, यानी कि तीसरे दिन 2 रुपए एक्स्ट्रा सेविंग करी है पिछले दिन के कंपैरिजन में। यानी कि 2 जनवरी को 3 रुपए सेविंग करी है, तो 3 जनवरी को 2 ज्यादा 5 रुपए की सेविंग करी है, इत्यादि। यानी कि यही प्रोसेस चल रहा है। हर दिन आप सेविंग 2 रुपए बढ़ाते जा रहे हो। पहले दिन 1 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपए ज्यादा सेविंग करी, तीसरे दिन फिर 2 रुपए ज्यादा सेविंग करी, तो चौथे दिन 2 रुपए ज्यादा, 5 से 2 रुपए ज्यादा 7 रुपए की सेविंग करोगे। ऐसे ही चलता रहेगा। बोला है किस तारीख के एंड में उसकी कुल सेविंग एक परफेक्ट स्क्वायर और साथ ही एक परफेक्ट क्यूब होगी। एट द एंड ऑफ विच मंथ डेट, एट द एंड ऑफ विच डेट, किस तारीख के एंड में उसकी जो टोटल सेविंग है एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगी और एक परफेक्ट क्यूब भी होगी। आप बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी हो? स्क्वायर होने के लिए पावर 2 चाहिए और क्यूब होने के लिए पावर 3 चाहिए। अगर कोई नंबर ऐसा है जो पूर्ण वर्ग भी हो, पूर्ण घन भी हो, तो उसकी पावर 6 होनी चाहिए। जैसे 1 की पावर 6, 1 परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। अगर मैं 2 की पावर 6 करूं बच्चों, 2 की पावर 6 64, 64 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है। ऐसी अगर मैं 3 की पावर 6 करूं मेरे दोस्तों 729, ये 9 का क्यूब भी है और 27 का स्क्वायर भी। ये सभी ऐसे नंबर हैं। आप किसी भी संख्या की किसी भी डिजिट की पावर 6 करेंगे तो ऐसा नंबर आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, परफेक्ट क्यूब भी हो। आप हर दिन सेविंग 2-2 रुपए बढ़ाते जा रहे हो तो 729 तो काफी ज्यादा हो जाएगा, तो मैं इस पर ध्यान देता हूं। कितने दिनों में आपकी सेविंग, बोला किस तारीख के एंड में आपकी सेविंग 64 रुपीज के बराबर हो जाएगी। पहले दिन 1 रुपए बचाते हो, फिर दूसरे दिन 3 रुपए, फिर 3 जनवरी को 5, फिर 7, फिर बचाओगे 9 रुपए, फिर बचाओगे 11 रुपए, फिर बचाओगे 13 रुपए। ठीक है ना। चलो यहां तक देखते हैं कितना हुआ। 1 3 4 5 9 7 16 9 25 11 36 36 13 49 49 हुआ।
फिर अगले दिन 2 रुपए ज्यादा, 15 बचाओगे, 49 15 64, बिल्कुल सही, सेट हो गया बेटे, है ना। 1 3 4 5 9 7 16 9 25 11 36 13 49 15 64 हो गया। यानी कि किस तारीख के एंड में आपकी जो सेविंग है वो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब दोनों होगी। तो आप कहोगे सर 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख, तो 8 तारीख के एंड में यानी कि 8 जनवरी को, बी ऑप्शन। बढ़िया सवाल है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी सीसेट का पूछा हुआ। यह सवाल परफेक्ट जो है एग्जाम्पल है रेलवे में अपकमिंग एग्जाम सवालों के लिए। रेलवे में ऐसे ही सवाल पूछता है बच्चों, तो रेलवे वाले बच्चे इस सवाल को बिल्कुल स्किप ना करें। आगे, जब घड़ी 4:25 दिखाती है, 4 ये घंटे के समय है और 25 मिनट है, तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा, यह आपसे सवाल है बच्चों। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि गणित में और रीजनिंग में दोनों का ही समझ लीजिए, और ये बार बार आता है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, शॉर्टकट कह सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि घड़ी और मिनट की सुई के बीच का कोण, तो सीधा फॉर्मूला है 30h माइनस 11m/2, 30h माइनस 11m/2, और आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। h आवर टाइम है और m मिनट में टाइम है। अब देखो घड़ी में कितना बज रहा है, 4 घंटे 4 बज रहे हैं और 25 मिनट हो रहे हैं, तो h की जगह 4 रख दीजिए। h की जगह 4 रखेंगे, 30 चौका 120। मिनट की जगह मेरे दोस्तों यहां पे 25 रख देंगे, 11 गुणा 25/2। अब 11 गुणा 25 क्या हो जाएगा, 275। 275 को 2 से भाग देंगे तो 200/2, 175/2 37.5, तो ये हो जाएगा बच्चे 137.5। और मैंने क्या बोला आपको, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, मोड लेना है, तो 137.5 में से 120 घटाएंगे 17.5, तो 17.5 डिग्री का कोण बनेगा। यही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है बच्चे, ठीक ना, सिंपल सा फॉर्मूला है। आप अगर पेपर सीजल का दोगे, सिटसल का दोगे, सीपीयू एमटीएस का पेपर दोगे, उसमें भी ये सवाल आता है, रीजनिंग में खासकर। फॉर्मूला याद रखिएगा, हमेशा गलती मत करना जीवन में दोबारा जी। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 13, परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट में। पी की सैलरी क्यू से 20% कम है, जो कि आर की सैलरी से 20% कम है। देखो ये जो शब्द होता है इंग्लिश में, जो विच होता है, ये हमेशा सबसे नजदीक वाले प्रोनाउन के लिए आता है। ये जो विच है ना मेरे दोस्तों, ये क्यों के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये जो है ना मेरे प्यार भी, सबसे नजदीक में क्यों प्रोनाउन आ रहा है, क्यों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो भाषा तो समझ ही, गणित तो समझ रहे हो, भाषा का ज्ञान भी लो। यानी कि इस सवाल में 3 कैरेक्टर हैं, पी क्यू और आर। सवाल में कहा गया पी की सैलरी क्यू से 20% लोअर है, विच इज 20% लोअर देन आर सैलरी। विच मतलब क्यू के लिए बोला गया है, यानी कि क्यू की सैलरी आर से 20% लोअर है। तो पूछा है हाउ मच परसेंटेज आर सैलरी, आर की सैलरी पी की सैलरी से कितना परसेंट ज्यादा है। सवाल का डाटा काफी आसान है, आप 100 मान के भी ये सवाल बना सकते हैं। देखो पी की कंपैरिजन क्यू से कर रहे हैं, क्यू का कंपैरिजन आर से कर रहे हैं, तो बेस आर है, तो आर की सैलरी को 100 मानो कि मान आर की सैलरी 100 है। अब पी की क्यू की 20% कम है, क्यू की सैलरी आर से 20% लोअर है। 100 से 20% कम कितना होता है, 20, क्यू की 20 है। अब पी की जो सैलरी है वो क्यू से 20% कम है। 80 का 20% 16 होता है, 80 से 16 कम करेंगे 64। पी की सैलरी 64 है। अब पूछा यह गया है, बताओ आर की सैलरी पी से कितना परसेंट ज्यादा है। आर की सैलरी, मुझे क्यों की कोई जरूरत नहीं, पी से कितना ज्यादा है, रेशियो ले लो। ये 4 से कट जाएगा 16 बार, ये 4 से कटेगा 100 25 बार। अब आप मुझे बताओ 16 से 25 कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। 9/16 आप बोलोगे, हां जी सर बिल्कुल सही, 9/16। 9 का मतलब क्या होता है बच्चों, 9 का मतलब है 8 + 1, और इसको भाग करेंगे 16 से। 8/16 क्या होता है, 1/2 प्लस 1/16। मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि 1/2 50% होता है, 1/16 6.25% होता है, तो 50 और 6 कितना आएगा, 56.25% ही आ गया। ठीक है ना, समझे क्या। तो आर की सैलरी पी से, देखो जिससे हम तुलना करते हैं ना वो हमेशा नीचे लिखा जाता है,
आगे 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 किससे डिविजिबल है? बहुत प्यारा सवाल है बच्चों। देखो ये वो क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने स्पेशल नहीं बनाए, ये सभी सवाल अलग अलग एग्जाम्स में पहले भी आ चुके हैं। बताइएगा, पावर का फर्क काफी है, यहां पावर 5 है, यहां पावर 27। आप हर एक को चेक भी कर सकते हो लेकिन आसानी से हो जाएगा। देखो 32 की पावर 5 क्या होता है? 32 की पावर 5 का मतलब समझो, 32 होता है भाई साहब 2 की पावर 5। अब इसकी होल पावर 5 करेंगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, 2 की पावर 5 बच्चे 25, 2 की पावर 25 आ गया। तो मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, 32 की पावर 5 का मतलब क्या है? 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 27। ये क्या आप बोलोगे? हाँ जी सर, एकदम सही बात है। अब यहां से मैं 2 की पावर 25 कॉमन ले सकता हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? जब 2 की पावर 25 कॉमन लेंगे यहां से 1 बचेगा, 2 की पावर 27 से यहां 2 का स्क्वायर बचेगा। बेटे 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये 1 5, तो 4 1 5 हो गया, 2 की पावर 25 गुणा 5। अब आप मुझे एक बात बताओ, यानी कि इस नंबर को सॉल्व करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये 3 से कट रहा है? नहीं, यहां 3 का कोई जिक्र नहीं है। क्या 7 से कट रहा है? ना, यहां कहीं 7 नहीं आ रहा भाई। 2 की पावर 25 पे 7 नहीं होता, 5 में 7 नहीं होता। क्या 11 से कट रहा? नहीं, 11 से कट रहा ना, ये 10, यानी कि ये आंसर बचेगा। क्यों भाई? ये संख्या ऐसी है जो 5 से कट रही है और 2 की पावर 25 में 2 भी आ रहा है। अगर कोई संख्या 2 से भी भाग हो जाए और 5 से भी भाग हो जाए तो जाहिर सी बात है नंबर 10 से भी कटेगा। तो आंसर इस सवाल का 10 है। वेरी नाइस क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। आगे सवाल नंबर 15, पिता बेटे की उम्र का सवाल। हाँ जी, प्रॉब्लम ऑन एजिस का क्वेश्चन बताएं। करो क्वेश्चन नंबर 15, कौन बनाएगा? एक पिता ने अपने बेटे से कहा, एन वर्ष पहले एक पिता ने अपने बेटे से कहा, एन साल पहले मैं उतनी ही उम्र का था जितने अब तुम हो। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, एन साल पहले मैं उतनी ही उम्र का था जितने आज तुम हो। मेरी प्रेजेंट एज, मेरी जो प्रेजेंट एज है वो एन साल पहले की अपनी एज से 4 गुना है। मेरी जो प्रेजेंट एज है वो एन साल पहले की एज का 4 गुना है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु का योग पिता और पुत्र की प्रेजेंट एज का सम 130 साल है तो उनकी एज का डिफरेंस क्या है? बढ़िया सवाल। देखो आप इस सवाल को दो तरीके इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो। आपके पास दो कंडीशन दे रखे हैं, दोनों कंडीशन चेक कर लो, या आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। जैसे फादर की प्रेजेंट में एज एफएस, पुत्र की एस है, तो सवाल के अनुसार फादर और सन की प्रेजेंट एज का सम कितना है? पिता और पुत्र की प्रेजेंट एज का सम कितना है? 130 साल। आपसे पूछा है, जाहिर सी बात है पिता ही बड़ा होगा, फादर और सन की एज का डिफरेंस पूछा है, ये आपसे पूछा गया है। कोई भी एक ऑप्शन यहां से चूज कर सकते हो। आसान सा ऑप्शन पिक करो जो आपको आसान लगता हो। जैसे भैया मैंने 30 माना, 30 माना, क्योंकि कैलकुलेशन इजी, उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि किस तरफ मुझे बढ़ना है। अगर मैं ये लेता हूं तो यहां से कितना आ जाएगा? जोड़ के 130 आए, घटा के 30, 80 50। फादर 80 साल का है, सन 50 साल का है। अगर मैं डाटा मानता हूं तो देखो, n साल पहले मैं उतनी ही उम्र का था जितने अब तुम हो। अगर फादर अभी 80 का है तो कहा गया n साल पहले मैं उतनी ही उम्र का था जितने अब तुम हो, तो 80 से कितने साल पहले पिता पुत्र के समान थे? 30 साल पहले, यानी कि n की जो वैल्यू वो 30 है। भाई 30 साल पहले फादर जो है अपने बेटे की उम्र के थे, है ना? तो पहली लाइन के अनुसार n का मान 30 है। बोला है मेरी प्रेजेंट एज n साल पहले की तुम्हारी एज से 4 गुना है। तो भैया n साल पहले, फादर 80 का है अभी प्रेजेंट में, तो n साल पहले की अपनी आयु से 4 गुना है। मेरी प्रेजेंट एज, फादर कह रहे हैं मेरी प्रेजेंट एज n साल पहले तुम्हारी एज का 4 गुना है। तो फादर की प्रेजेंट में 80 है, तो n साल पहले कितनी होगी? 50। सॉरी, प्रेजेंट एज फादर की 80 है, फादर की प्रेजेंट एज 80। अब बताओ सन की n साल पहले एज क्या होगी? सन अभी 50 साल का है,
n की वैल्यू 30 है तो n साल पहले सन की एज होगी 20 साल। तो क्या फादर की एज सन की एज का 4 गुना है? हाँ जी बिल्कुल 4 गुना, सेटिस्फाई हो रहा है, यही आंसर है ना। 80 जो है 20 का 4 गुना, संतुष्ट हो गया, ए ऑप्शन आंसर है। तो ये वन ऑफ द गुड तरीका है ऐसे सवालों को करने का दोस्त। बाकी आप यहां से 2 इक्वेशन तो बना ही सकते हो। पहली लाइन के अनुसार n जो है ना इनडायरेक्टली मतलब फादर और सन की एज का डिफरेंस है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई है, यही बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि गणित के जितने भी कॉन्सेप्ट है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, नंबर सिस्टम के सवाल में कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, वो सब कॉन्सेप्ट इस बुक में ऑलरेडी लिखे हुए हैं सीक्वेंस में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। ये बुक अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की करें, सीजीएल की करें, यूपीएससी की करें, तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के जितने भी फॉर्मूले, कंसेप्ट, शॉर्टकट, थ्योरी, एग्जाम्पल के साथ इस बुक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक कलरफुल बुक है, बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली बुक है, टॉपर्स के द्वारा रिकमेंडेड ये बुक है मेरे दोस्त, और 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस है। इस बुक को ये अपडेटेड एडिशन है जिसमें और बेहतर तरीके से कंसेप्ट को इलेबोरेट करके लिखा गया है बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, यानी कि एक शॉर्ट नोट्स बुक की तरह भी आप लिख सकते हो, साथ साथ ये फॉर्मूला बुक भी है। ठीक है, ये बुक आपको मिल जाएगी, अपने नियरेस्ट ऑफलाइन स्टोर से भी ले सकते हैं, बहुत फायदा होगा आपको इस किताब से जी। सवाल नंबर है 16, यदि 2 अंकों की संख्याएं ए बी और सी डी का योग 3 अंकों की संख्या 1CE है। सवाल में बोला है 2 अंकों की संख्याएं ए बी एक 2 अंकों की संख्या है, सी डी एक 2 अंकों की संख्या है। ए बी एक 2 अंकों की संख्या है, सी डी एक 2 अंकों की संख्या। बोला है ए बी और सी डी का जो योग है, ए बी और सी डी का जो योग है वो 3 अंकों की एक संख्या है, 1CE। बच्चे 3 अंकों की एक संख्या है जहां ए बी सी डी अलग अलग अंकों को दर्शाते हैं। ए बी सी डी डिनोट्स डिस्टिंक्ट डिजिट, ए बी सी डी अलग अलग है, ऐसा नहीं कि इनमें से कोई भी सेम हो। ए बी सी डी ई डिफरेंट डिजिट है। डिजिट क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होते हैं। आपसे पूछा है और कुछ नहीं बताया, ए बी सी डी डिफरेंट डिजिट है। ए का मान क्या? आपसे ए का मान पूछा है, बताओ बच्चों जल्दी से, आपसे ए का मान पूछा गया है। देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम जोड़ते, जैसे हमने बी और डी को जोड़ा, बी और डी को जोड़ के ई आया होगा, या फिर एक हासिल एक कैरी भी हुआ होगा, वो कैरी यहां पे आया होगा। अब मजे की बात यह है कि जब मैं ए और सी को जोड़ता हूं तो सी आ रहा है। बताओ, मजे की बात यह है कि जब मैं ए और सी को जोड़ता हूं तो यहां पर सी आ रहा है। ये स्टेप बड़े काम का है मेरे लिए, मेरे लिए ये स्टेप बड़े काम का, ये वाला। जब मैं ए और सी को जोड़ता हूं तो सी आ रहे, तभी हो सकता है जब ए का मान 0 हो। ठीक है बच्चों, ए का मान 0, या एक रास्ता और है, एक रास्ता और है। देखो बच्चों, अगर बी और डी को जोड़ के ई आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बी और डी को जोड़ के कैरी एक चला जाता है, एक कैरी यहां पे चला जाता है, 1 कैरी चला जाता है। ठीक है ना, ए का मान आपसे पूछा है। अगर बी और डी को जोड़ के ई आ रहा है मेरे प्यारे भाई, और एक कैरी चला जा रहा है, देखो या तो मेरे दोस्तों ए का मान 0, या 1 और ए इन दोनों को जोड़ के 10 बन जाए, या इन दोनों को जोड़ के 10 बन जाए। 1 और ए इन दोनों को ऐड करने पर 10 बन जाए, 10। अगर आपने ए का मान 9 ले लिया, सपोज 9, ए का मान आपने 9 ले लिया, 9, तो 9 और 1 10 बन जाएगा। 10 में जब सी जोड़ेंगे तभी तो 1C आएगा, तभी तो ये 1C आ सकता है मेरे प्यारे भाई। चलो मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाता हूं। जैसे ये 94, ठीक है बच्चों, और ये मैंने ले लिया 38। अब मैं इनको जोड़ता हूं, जरा देखो क्या आएगा। तो ये आएगा 4 8 12 का 2, 4 8 12 का 2 हो गया, 4 8 12 का 2 हो गया बच्चों, यहां हासिल एक चला गया। अब 9 और 1 10 हो गया। 10 में जब 3 जोड़ूंगा तभी तो ये 13 आ पाएगा, है ना, तभी तो ये 1 आ पाएगा, वरना ये 1 आएगा ही नहीं,
है भाई, तभी तो 1 आ पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलो, और देखो ये 3, ये सेम रहा, ये 3 3 सेम रहा, यानी कि मेरी मजबूरी है कि मुझे ए का मान 9 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ए को 0 लूंगा तो ये तो डबल डिजिट की संख्या बनेगी नहीं। तो ए को मैं 9 लूंगा, तभी ये 9 और 1 10 में सी जोड़ के 1C बन पाएगा। दैट्स वाई ए की वैल्यू 9 होगी। बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, बताएंगे वो गलत है। आंसर 9 है इस सवाल का। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों ये। कंसीडर द फॉलोइंग, इन पर विचार करो। 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर, बिल्कुल सही। 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर होता है। अगर हम एक क्यूब बनाए जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो, ऊंचाई 1 मीटर हो, तो उस क्यूब का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब आएगा। 1 गुणा 1 गुणा 1, उस क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। तो 1 क्यूब मीटर 1000 लीटर होता है। 1 मीट्रिक टन, या शॉर्ट में इसको टन भी बोलते हैं, मीट्रिक टन लंबा हो जाता है, शॉर्ट में टन भी बोला जाता है कि 1 टन लोहा चाहिए भाई साहब। तो 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम होता है। बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है। 1 हेक्टेयर 1000 मीटर स्क्वायर, ये गलत है। 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, गलत है, ये ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। 1 हेक्टेयर ये हेक्टेयर एरिया निकालने का एक तरीका है। जैसे हम एकड़ में नापते हैं, बीघा में नापते हैं, ऐसी हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर। जब भी आप कोई रजिस्ट्री कराओगे ना, कोई खेत वगैरह खरीदोगे, खेत बड़ा क्षेत्रफल खरीदोगे, बड़ा एरिया, तो उसमें कागजी में हेक्टेयर में लिखा होता है 10,000 हेक्टेयर स्क्वायर। तो इसका फर्स्ट और सेकंड ओनली सही है, केवल फर्स्ट और सेकंड ही इसका सही है। ठीक है, 10,000 होता है। आगे चलेंगे। 18, एक एग्जाम में 80% स्टूडेंट अंग्रेजी में पास हुए, 70% हिंदी में पास हुए, और 15% दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। केवल एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज क्या है? सवाल में यह पूछा गया है, केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज, केवल एक ही सब्जेक्ट में। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग, फेल होने वालों को पूछा तो फेल पे ध्यान दो। माना ये अंग्रेजी में फेल हैं, ये हिंदी में फेल हैं, ये अंग्रेजी में फेल, ये हिंदी में फेल, ठीक है ना, अलग अलग लिख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो है ना जो दोनों में फेल है। मान लिया कि अंग्रेजी में फेल होने वाले बच्चे हैं, ये हिंदी में फेल होने वाले बच्चे हैं। बोला 15% दोनों सब्जेक्ट में फेल रहे। 15% ऐसे जो कतई गुड़ गोबर, ना अंग्रेजी आती ना जा हिंदी आती, उनको दोनों में बेकार है। तो आप बताओ, अगर 80% स्टूडेंट अंग्रेजी में पास हुए तो अंग्रेजी में फिर फेल कितने हुए? 20%। 100 में से 80 घटाओ। अंग्रेजी में फेल होने वाले टोटल 20% है। 20 में से 15 अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी फेल है, तो यहां 5% आएगा। 15 5 20 होना चाहिए। अंग्रेजी में टोटल 20% फेल हुए, 15 5 20। आप बोलोगे जी सर 70% स्टूडेंट हिंदी में पास हुए। अगर 70% हिंदी में पास है तो 100 में से 70 घटाओ, 30%। 30% हिंदी में फेल है, 30% में से 15% दोनों में फेल है, तो बाकी के 15% ऐसे जो केवल हिंदी में फेल है। 15 15 30 होना चाहिए टोटल। बोला केवल एक सब्जेक्ट में पास होने वालों का, केवल एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले, देखो ये वो स्टूडेंट है जो केवल अंग्रेजी में फेल है, ये वो हैं जो केवल अंग्रेजी में फेल हैं 5। ये वो बच्चे हैं जो केवल हिंदी में फेल हैं, यानी कि केवल एक सब्जेक्ट में। तो केवल एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले 15 5 20%, ये आंसर है। केवल एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले 20% है। फॉर्मूला वगैरह भी लगा सकते हो, पर यह चीज और आसान है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दोस्त आएगा 19। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू द सम x बराबर एक्स वाई जेड, जहां x y और z डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं और हर एक 10 से कम है। चलिए, यानी कि s बराबर एक्स वाई जेड एक संख्या है जहां x y z अलग अलग प्राइम नंबर हैं और हर एक 10 से कम है। एक बात का मुझे जवाब दीजिए, s बराबर क्या दिया है सवाल में? x प्लस वाई प्लस जेड बोला है। एस क्या बोला है क्वेश्चन में? x प्लस वाई प्लस जेड, जहां x y z अलग अलग प्राइम नंबर हैं, ऐसा नहीं कि सेम हो।
और मेरे दोस्तों हर एक संख्या 10 से कम है। 10 से कम कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2, 3, 5 और 7। ये बच्चे 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो एक से कटे और खुद से कटे, यही है 10 से छोटे प्राइम नंबर। तो बोला एस का यूनिट डिजिट 0 हो सकता है क्या? एस का इकाइकांक 0 आ सकता है? अब यहां से मुझे हिट एंड ट्रायल लिखना पड़ेगा। एस का यूनिट डिजिट 0 हो सकता है? यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0। 0 कब आएगा? देखो 0 तब आएगा या तो जोड़ के 0 आता हो, या 10 आता हो, या 20 आता हो। देखो अगर मैं इन तीनों को लूंगा, 2, 3, 5, 5, 10, मैंने तुरंत ही देख लिया। मैं 2, 3, 5 लूंगा तो क्या आ जाएगा? 10। 10 का इकाइकांक 0 होता है, यानी कि ये वाली बात सही है। एस का यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, पहली बात सही है। दूसरा, एस का यूनिट डिजिट 9 हो सकता है। 9 भाई 9 तब आएगा जब या तो इनको, इन तीनों को जोड़ के 9 आ जाए, या फिर जोड़ के 19 आ जाए। 9 आ सकता है क्या? 2, 5, 7 नहीं, 9 नहीं आएगा। 3, 5, 8, 7, 15 नहीं। 7, 2, 9, तीनों डिजिट, 3 डिजिट इस्तेमाल करने, 9 नहीं आएगा। 9 तो कभी आएगा ही नहीं दो अंकों को जोड़ के। यहां पर 19, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 19 तो चारों को ही जोड़ के नहीं हो रहा। अगर मैं देखो 9 का भी यूनिट 9 होता है, 19 का भी 9 होता है, 29 का भी 9 होता है। अगर मैं इन चारों संख्याओं को भी जोड़ लूं तो भी ये 17 ही हो रहा है, यानी कि 9 तो कभी इकाइकांक आएगा ही नहीं। एस का यूनिट डिजिट 5 हो सकता है। 5 5 कब यूनिट डिजिट आएगा? 5 यूनिट डिजिट तभी आ सकता है जब या तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ के 5 आए, या 15 आ जाए। भाई 5 तो ये खुद ही दिख रहा है मुझे, 15 आ सकता है। 3, 5, 8, 7, 15, देखो सेट हो गया। अगर मैं 3, 5, 7 लेता हूं तो योग हो जाएगा 15, और 15 के इकाइकांक 5 होता है, 5। यानी कि एस का यूनिट डिजिट 5 हो सकता है, बट एस का यूनिट डिजिट कभी भी 9 नहीं हो सकता। यहां पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही केवल सही है, सी ऑप्शन। काफी अलग सा सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं है। सवाल अलग जरूर है बट मुश्किल नहीं है दोस्त। आगे भी देखेंगे। सवाल नंबर 20। एक घड़ी में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक ही दिन के बीच कितनी बार घंटे की सुई और मिनट की सुई एक साथ आती है? 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कितनी बार घंटे और मिनट की सुई एक साथ आती है? यह बढ़िया सवाल लग रहा है भाई। ठीक है, जैसे भाई 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ये बजते हैं 10 लगभग यही बजेगा 10, और 2 लगभग यही बजेगा, है ना? तो 10 और 2 के बीच में 4 घंटे होते हैं। कितने बार घंटे की और मिनट की सुई एक साथ आएगी? भाई एक तो आ जाएगी करेक्ट जब वो 12 बजे पे होंगी। एक आएगी मेरे दोस्तों जब 11 बजे के आसपास, है ना? भाई यहां भी एक टाइम ऐसा हो सकता है कि सुई 11 पे हो, अभी सुई 11 बजने वाले हो और मिनट की सुई इसके ऊपर आ जाए। 11 घंटे की सुई 11 बजने वाले हो और मिनट की सुई इसके ऊपर आ जाए, तो एक तो टाइम मिल जाएगा 10 और 11 के बीच में, है ना? हमें अलग अलग कर देता हूं, 10, 11, 12, 1। तो बच्चों एक टाइम तो मुझे यहां पे मिल जाएगा 10, 11 के बीच में, है ना? नहीं 10, 11 के बीच में नहीं बेटा, 10 और 11 के बीच में एक टाइम मिल जाएगा मेरे दोस्तों। 11 बजने वाले होंगे और वो इसके ऊपर होगी, ठीक है बच्चों। और एक टाइम मिल जाएगा हमें 11 से 12 के बीच में, है ना? 12 बजने वाले 11 होंगे, नहीं, 11 से 12 के बीच में कोई टाइम नहीं मिलेगा हमें। 11 और 12 के बीच में ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें घंटे की सुई और मिनट की सुई ऊपर आए एक दूसरे के। एग्जैक्ट 12 बजे आएंगे, एग्जैक्ट 12 बजे। बात समझ? एग्जैक्ट 12 बजे एक समय आएगा जिसमें घंटे की और मिनट की सुई एक के ऊपर एक आएंगी। 11-12 बजे के बीच का कोई चक्कर नहीं होगा, ठीक है ना? 11 बजे के बाद सीधा 12 बजे घंटे की सुई मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। अब मेरे दोस्तों बात आती है इसके बाद की। 12 बजे के बाद मिनट की सुई तो आगे पहुंच जाएगी, मिनट की सुई तो आगे पहुंच जाएगी, फिर वापस जाके मिनट की सुई यहां पे आएगी।
अब 1 बज जाएगा, 1 के बाद घड़ी यहां पे जाना शुरू हो जाएगी, तो घंटे की सुई यहां, तो मिनट की सुई चक्कर मार के इसके ऊपर आ जाएगी, यानी कि एक टाइम मुझे यहां मिलेगा। तो मुझे 12 और 1 के बीच में कोई समय ऐसा नहीं मिलेगा, 12-1 के बीच में, जब घंटे की मिनट की सुई 1 के ऊपर एक आए। तो ऐसा 3 बार होगा बच्चे, मेरे हिसाब से तो 3 ही बार होगा ऐसा। ठीक है, एक 10 से 11 के बीच में, एक एग्जैक्ट 12 बजे, और एक 1 से 2 के बीच में। ओके, चलो सवाल नंबर 21। गुणनफल में प्राप्त पूर्णांक के अंत में 3 क्रमागत शून्य कितने हैं? बड़ा बढ़िया सवाल है। हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ इंटीजर ऑब्टेन्ड इन प्रोडक्ट? ये 3 नहीं है, देयर है, ये देयर है बच्चों। इस गुणनफल में एंड में कितने क्रमागत शून्य आएंगे? ठीक है, कितने क्रमागत? इस मल्टीप्लिकेशन के एंड में लगातार कितने जीरो आएंगे आपसे पूछा है। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन कर लूं तो कैलकुलेशन करने पर संख्या के एंड में बहुत सारे जीरो आएंगे। तो पूछा कितने जीरो आएंगे यहां पे, जैसे संख्या लिखी हुई ना 59132 या 4 बार जीरो, तो एंड में कितने जीरो? 4 जीरो। यही आपको बताना है कि इसके गुणनफल में कितने जीरो होंगे। देखो एंड में जीरो कब आते हैं किसी मल्टीप्लिकेशन में? किसी मल्टीप्लिकेशन में एंड में जीरो तभी आती है जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई हो बच्चों। 2 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तब एक जीरो आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर ये बात आपने ठीक कही है। ओके, जैसे मेरे दोस्तों मैं गुणा करूं यहां पे 75 की मैं गुणा करता हूं 8 में, तो क्या आता है गुणा करने पर? 600 आता है। क्यों? इसलिए आता है क्योंकि 75 में 2 5 होते हैं और 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब। तो यहां पे 5 तो मुझे 2 बार मिलेगा, 2 3 बार मिलेगा, लेकिन 5 और 2 के पेयर तो 2 ही बन पाएंगे ना। 5 कम है 2 ज्यादा है, लेकिन 5 2 के 2 पेयर बनेंगे, तो एंड में 2 ही जीरो आएंगी। तो हमें यह चेक करना होता है कि 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो यहां 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 6 है, 4 की पावर 8 है, डबल पावर है। तो यहां मुझे 2 तो बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि यहां 2 की पावर 4 है, फिर 4 की पावर 8 है, फिर 6 में भी 2 है, 8 में भी है, 10 में भी है, 16 में भी है, 12 14। 2 तो बहुत सारे, यहां पे 5 कम है। कि 5 कहां कहां मिलेगा? 5 मिलेगा 5 की पावर 10 डबल पावर है, फिर 10 की पावर 20, फिर मेरे दोस्तों 15 की पावर 30, फिर मेरे प्यारे भाई 20 की पावर 40, फिर 25 की पावर 50। 5 मुझे यहीं पर मिलेगा केवल, लेकिन बेटा मुझे 2 बहुत सारे मिलेंगे, 5 कम मिलेंगे। तो मैं ये काउंट कर लेता हूं कि 5 कितनी बार आएगा। 5। ठीक है भैया, देखो पावर का क्या मतलब होता है कि 10 बार गुणा, जैसे 5 की पावर 10 है तो 10 बार गुणा है। 10 की पावर 20 है मेरे दोस्तों, तो यहां पे 10 में 10 का मतलब क्या होता है? 2 पंजे 10, और इसकी पावर 20, तो 5 कितनी बार आ रहा है? 20 बार आ रहा है। 15 में भी एक ही 5 होता है, कितनी बार 5 आएगा? 30 बार आएगा। 20 में भी एक ही 5 होता है, 5 चौक 20, तो 40 बार आएगा। लेकिन 25 में 5 2 बार होता है बेटा, 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर। अब इसकी पावर 50 करेंगे तो 5 की पावर 100 हो गया। तो 25 की पावर 50 में 5 कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा। 100 बार 5 आएगा, तो 100 बार। तो टोटल कितने 5 है? 100, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि 200 आ गया। 200, 200 आंसर है। टोटल इस मल्टीप्लिकेशन में 5 जो है वो 200 बार आ रहा है। 2 तो बहुत बार आएगा, बहुत बार। ठीक है ना, काफी ज्यादा बार 2 आएगा। जैसे मैं 16 की पावर 32 ही कर दूं, 16 का क्या होता है? 2 की पावर 4, 2 की पावर 128, 128 तो 2 एक ही संख्या में आ गया। और ऐसे कितनी सारी संख्याएं जिनमें 2 आ रहा है। 2 काफी बार आएगा, 5 200 बार आएगा, तो 5 और 2 के 200 पेयर बनेंगे, एंड में 200 जीरो आएंगी। ये भी अच्छा सवाल पूछा है, बताएं। अगला सवाल नंबर 22। एक व्यक्ति 3 वस्तुएं पी क्यू और आर 3300 रुपए में खरीदता है। एक आदमी 3 वस्तु खरीदता है, पी क्यू और आर। कितना पैसा खर्च करता है? 3300 रुपए। पी की कीमत आर से 25% ज्यादा है, 1/4। पी की कीमत आर से 25% ज्यादा है।
आर की कीमत क्यू से 20% ज्यादा है, आर की कीमत क्यू से 20% ज्यादा है। पी की कीमत क्या है? ये तो परसेंटेज का बेसिक सवाल है। ठीक बच्चों, हम परसेंटेज की पहली शीट में करवाते हैं। पी की कीमत आर से 25% ज्यादा है, यानी कि आर की 4 है, आर की कीमत 4 है, तो पी की एक ज्यादा है 5। ये पी आर की कीमत का रेशियो है। आर की कीमत क्यू से 20% ज्यादा है, आर की कीमत क्यू से, आर की कीमत क्यू से, यानी कि क्यू की अगर 5 है, 5, तो आर की एक ज्यादा है 6, आर की कीमत एक ज्यादा है 6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। आप 100 मान के भी ये सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां आर का मान 6, 4 है, 6 सेम करना पड़ेगा। 4 6 को 12 12 बना लेते हैं, तो ऊपर 3 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 पंजे 15, रेशियो क्यू की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 पंजे 10, और आर की कितनी हो जाएगी 12। ये पी क्यू आर की कीमत को रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब बताओ, एक आदमी 3 वस्तु खरीदता 3,330 रुपए में, तो तीनों वस्तुओं का प्राइस कितना है, 15, 10, 25 और 12, 37। तीनों वस्तुओं का प्राइस 37 है, जबकि तीनों वस्तुओं का प्राइस कितना है, 3,330 रुपए। अब बताओ बच्चों, 37 तिया 111 होता है, 37 तिया 111, ये तो 333 है, 3 गुना है 37 का, 30 गुना है बच्चों, ये सॉरी 9 गुना। 37 तिया 111, 111 का भी 3 गुना है, तो 3 तिया 9 बार जाएगा, 90 टाइम्स, 90 टाइम्स जाएगा। पी की कीमत पूछिए, पी की कीमत है 15, तो 15 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 90 गुना होगी, तो 15 निम्मा 135, यानी कि 1350 रुपए। तो पी की जो कीमत है बच्चों 1350 रुपए है। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, डी। 100 मान के भी क्वेश्चन किया जा सकता था, कोई परेशानी नहीं। सवाल नंबर है आपके सामने 23, ठीक, वही सवाल बीच में छूटा तो नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा। ये बताओ, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के सेट में 3 संख्याएं चुनी जाती हैं, x बड़ा है 2y से, 2y बड़ा है 3z से। ऐसे कितनी डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट पॉसिबल है, एक्स वाई जेड की ऐसे कितने 3 ट्रिपलेट, 3 त्रिक संभव है, बताओ। पहली 7 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? ये होती हैं वो 1 2 3 4 5 6 7, ये होती है मेरे प्यारे भाई। हमें एक्स वाई जेड की 3 वैल्यू लेनी है, हमें एक्स वाई जेड की 3 वैल्यू लेनी है इस प्रकार से कि x का मान बड़ा हो 2y से और 2y का मान बड़ा हो 3z से। यही है, और हमें लेनी एक्स वाई जेड की वैल्यू इस सेट में से। तो पूछा कितने सेट बन जाएंगे। सबसे छोटा 3z है, तो अगर मैं z को 1 लेता हूं तो 3 हो जाएगा, तो 3 से बड़ा मुझे 4 लेना पड़ेगा, यानी कि y की वैल्यू मुझे 2 लेनी पड़ेगी, 4 हो जाएगा। फिर मुझे x को कितना लेना पड़ेगा, मुझे 5 लेना पड़ेगा, यानी कि एक तो ये बन जाएगा 1 to 5। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्तों यहां पर कि मैं z को 1 लेता हूं, 1, तो ये 3 हो जाएगा। तो भैया मैं y की वैल्यू फिर 6 ले लेता हूं, तो y की वैल्यू 6 लेने के लिए मुझे y को 3 लेना पड़ेगा। अगर मैं y को 3 लूंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 6 से बड़ा x 7 होता है, तो मैं 7 ले लूंगा, एक सेट ये बन जाएगा। मैं x के लिए 7 ले लेता हूं, है भैया, 7 से बड़ा तो ले ही नहीं सकते, और इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, है कोई पॉसिबिलिटी और तो मुझे इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही भाई। अगर मैं सपोज यहां पे z को 2 लेता हूं, 2, तो 6 हो जाएगा, फिर मुझे 7 लेना पड़ेगा, ये 8 लेना पड़ेगा, तो संभव ही नहीं। तो z को मैं 2 तो ले ही नहीं सकता कभी। अगर मैं z को 1 लेता हूं, चलो 1, तो यहां 3 हो जाएगा। अब 3 से बड़ा नंबर या तो 4 होता है इवन में, या 6 होता है। 4 और 6 मैंने दोनों ले लिए, तो यहां पे एक केस ये भी तो बन गया ना, 3 के बाद में 4, अगर, हाँ एक चीज ये गड़बड़ होगी ना बेटा, अगर मैंने z का मान 1 ले लिया तो 3 हो गया, मैंने y का मान 2 ले लिया तो ये 4 हो गया।
अब 3 4 से बड़ा नंबर 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। यानी कि x का मान 5 भी ले सकता हूं, 6 भी ले सकता हूं, 7 भी ले सकता हूं। यहां पर मैं x की 3 वैल्यू ले सकता हूं, 5, 6 और 7। 3 वैल्यू हो जाएंगी बेटा, है कि नहीं? लेकिन यहां अगर मैंने z का मान 1 लिया, y का 3 लिया, क्योंकि बेटा ये तो 3 हो जाएगा, y की जगह 2 रखूंगा तो 4 मैं ले चुका हूं। y की जगह मैं 2.5 नहीं रख सकता क्योंकि एक्स वाई जेड क्या नेचुरल नंबर है। तो y की जगह अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 दूनी 6 आएगा, 6। तो फिर मेरी मजबूरी x का मान 7 लिया जाए। तो यानी कि यहां पे 3 पेयर ये और एक 3 जोड़े तो यहां बन जाएंगे ना, 1 2 5, 1 2 6, 1 2 7 और 1 3 7। यानी कि टोटल 4 ट्रिपलेट यहां पे बनेंगे बेटा, 4। अच्छा सवाल, इसे भी हम शानदार सवाल कहेंगे, दिमाग लगाना था। नेक्स्ट सवाल नंबर 24, देखते हैं कौन बालक इस सवाल को करेगा। बोला है 6 लड़कों का वजन बराबर 7 लड़कियों का वजन बराबर 3 पुरुषों का वजन 4 महिलाओं का वजन। यदि महिला का औसत वजन 63 किलोग्राम है तो लड़कों का औसत वजन कितना है? वेट ऑफ 6 बॉयज बराबर वेट ऑफ 7 गर्ल्स बराबर वेट ऑफ 3 मैन बराबर वेट ऑफ 4 वुमेन। आपको दिया है महिलाओं का, है ना, वुमेन का एवरेज वेट आपको दिया है, बॉयज का एवरेज वेट पूछा है। तो वुमेन और बॉयज, यानी कि मुझे केवल पहले और आखिरी पे ध्यान देना, बाकी बीच की भसड़ से मुझे कोई मतलब नहीं है। सवाल में बोला है कि 6 लड़कों का जो वेट है वो 4 वुमेन के बराबर है। 6 लड़कों का वेट 4 वुमेन के बराबर है। अब यहां पे एवरेज 63 है, वुमेन का 63 है मेरे दोस्तों, तो लड़कों का कितना होगा? तो निकल गया आसानी से। 3 दूनी 6 और 3 से जाएगा 21 बार, 2 से 4 जाएगा 2 बार, यानी कि 42। 42 इस सवाल का आंसर आ गया, 42 kg। ये एक आसान सवाल था। सवाल नंबर 25, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबरिंग है 260 पेज बुक। 260 पेज की किताब को क्रमांकित करने में 5 कितनी बार आएगा? अगर हमारे पास एक किताब है जो 260 पेज की है तो उसमें 5 कितनी बार आएगा? तो जैसे हमारी कॉन्सेप्ट किंग की बुक है, सवाल ऐसा भी बन सकता है जैसे इसमें 314 बुक है, 314 पेज हैं, कलरफुल पेज हैं, इसमें 3 कितनी बार आएगा, है ना, या फिर 5 कितनी बार आएगा, ये बन सकता है। अच्छा सवाल है ये, यूपीएससी पहले भी पूछता रहा है, ये वाला आसान है। लेकिन बताओ 5 कब कब आएगा? 5 के पहाड़े में आएगा, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। ये आ गया बच्चों। 5 के ऑड मल्टीपल में आएगा ना, कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार। एक बच्चा कहेगा सर 55 में तो 5 2 बार आ रहा है, 55 में तो सर 5 2 बार आ रहा है, आपने तो ये एक एक बार 10 बार काउंट करे सर, ये तो 11 हो गया। जो 55 वाली सीरीज है ना बेटा, ये जो 55 वाली, 55 मतलब 50 वाली, जो 50 51 52 53 54, इसमें हर एक में 5 आ रहा है स्टार्टिंग में, है ना। 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 तक, 50 से लेकर 59 तक, यानी कि 10 संख्याएं सेपरेट हैं। तो बेटा ये वाले 5 मैंने अलग काउंट कर लिए जो एंड में आ रहे हैं, और जो 50 से लेके 59 तक की सीरीज होगी, जो 50 से लेके 59 तक की सीरीज होगी, इसमें स्टार्टिंग के 5 मैंने अलग काउंट कर लिए, इसमें भी 10 बार 5 आ रहा है, तो यानी कि टोटल 20 बार हो गया, 20 बार। बात आई ना समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात आपने बढ़िया बताई है, टोटल 20 बार हो गया, है ना। यानी कि 1 से लेके अगर मैं 100 तक देखूं तो 20 बार 5 आएगा, और 100 से 200 तक देखूं तो भी 20 बार आएगा, 1 से लेके 100 तक 20 बार 5 आएगा, अगर मैं 100 से लेके 200 तक देखूं तो भी 20 बार 5 आएगा। भाई यहां पे आखिर में तो डिजिट ऐड हो जाएगा, और तो कोई मतलब है नहीं। मैं 200 से 300 तक, भाई यहां पे क्या हो जाएगा? 205, 215, 225, 235 ही लिखा जाएगा बच्चों बस। यानी कि 200 से 300 के बीच में 20 बार 5 आएगा। तो मैं 1 से लेके 300 तक की संख्याओं में 5 आएगा 60 बार, 1 से लेके 300 तक। लेकिन आपसे तो पूछा है 260 तक,
तो 295 का एक 5 हटा दो, 285 का 5 हटा दो, 275 का 5 हटा दो, है भाई 265 का 5 हटा दो, 4 बार 5 मुझे हटाना पड़ेगा। यानी कि मेरे दोस्तों क्या बचेगा, 265, 275, 285, 295, ये मैंने हटा दिया, 4 बार 5 तो 56 बचे। सवाल नंबर अब हम करेंगे 26 और अब हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। मैंने सिंपल जो एक एक दो दो लाइन के सवाल है वो पहले रखे हैं और बाद में मैंने स्टेटमेंट वाले लेंदी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करे हैं। देखिए, मान लीजिए पी और क्यू पॉजिटिव इंटीजर हैं जहां पी से बड़ा है क्यू और p प्लस क्यू बराबर k को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि इक्वेशन है p प्लस क्यू जोड़ के k आता है। k की सबसे छोटी वैल्यू क्या है जो p और q को विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं करता है। सवाल समझेंगे, p और q दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, p q से छोटा है और p प्लस क्यू बराबर k है। सवाल में आपसे कहा गया है स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी k की जो p और q की वैल्यू को यूनिकली डिटरमाइन नहीं करता है। ओके, देखो मेरे प्यारे भाई, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं p प्लस क्यू बराबर और उनको जोड़ के k आ रहा है। तो पूछा है k की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी जहां p और q की वैल्यू यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, आप निकाल ही नहीं सकते। ध्यान सुनेगा, देखो k का मान मैं 1 नहीं ले सकता। अगर मैं k का मान 1 लूंगा तो 0 1 लेना पड़ेगा। 0 तो मेरे दोस्तों पॉजिटिव नहीं हुआ। k का मान मैं 2 भी नहीं ले सकता क्योंकि ये 1 1 लेना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। p और q अलग अलग होना चाहिए, p छोटा है q बड़ा है। तो मैं k का मान 3 ले सकता हूं और एक केस ऐसा बनेगा अगर मैं k का मान 3 लेता हूं तो 1 और 2 यही होगा। p छोटा है q बड़ा है मेरे प्यारे भाई। तो एक केस ही मेरे प्यारे भाई बनेगा। यहां से मैं अगर मैं p प्लस क्यू 3 लेता हूं और p क्यू पॉजिटिव इंटीजर से q बड़ा है तो p और q की वैल्यू यही होंगी, इसके अलावा p q की वैल्यू हो ही नहीं सकती कोई। अगर मेरे प्यारे भाई मैं k को 4 लेता हूं 4, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 2 2 ले लूं, नहीं, कि p छोटा है q बड़ा है। तो मेरी मजबूरी है कि मैं p को 1 लूंगा और q को 3 लूंगा। क्या इसके अलावा आप p और q की कोई वैल्यू बता सकते हो? नहीं, 2 2 हम ले नहीं सकते। तो एक ही केस बता 1 और 3। अगर बच्चों में k का मान 5 लेता हूं 5, तो भैया pq की वैल्यू 1 और 4 भी हो सकती है और मुझे समझ आ रहा है pq की वैल्यू 2 और 3 भी हो सकती है। तो यहां से p और q की यूनिक वैल्यू नहीं निकल के आ पाएगी। बताओ निकल के आई क्या? नहीं। यानी कि मेरे दोस्तों k की सबसे छोटी वैल्यू ऐसी 5 है। अगर मैं k का मान 5 लेता हूं तो p q की एक यूनिक वैल्यू नहीं होगी। दो मान संभव है, p का मान 1 q का मान 4 हो सकता है, p का मान 2 q का मान 3 हो सकता है। तो यहां पर k की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी बच्चों 5 होगी, 5। और इस सवाल का आंसर था सी ऑप्शन। बड़ा प्यारा लॉजिकल सवाल है मेरे दोस्तों। आपको चेक कर करके देखना पड़ेगा कि कहां k का मान ऐसा है जहां p q का एक यूनिक वैल्यू नहीं बन पाएगी। तो 5 पे सबसे छोटी वैल्यू 5 है। आगे सवाल नंबर 27, 421 और 427 को एक ही संख्या से भाग देने पर सेम रिमाइंडर 1 बचता है। सेम रिमाइंडर 1 प्राप्त करने के लिए कितनी संख्याओं को भाजक के रूप में उपयोग किया जा सकता है? बहुत बढ़िया सवाल। यह हुआ सवाल। सवाल है कि 421 और 427 को एक संख्या से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर 1 बचता है। सेम रिमाइंडर 1 प्राप्त करने के लिए कितनी संख्याओं को हम एज ए डिविजर इस्तेमाल करते हैं? हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिविजर? कितनी संख्याओं को हम यूज कर सकते हैं इन दोनों को भाग देने के लिए कि एक ही शेषफल बचे? सीधा सा मतलब ऐसा है, दुनिया में ऐसी कितनी संख्याएं जो इन दोनों को डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर देंगी? ऐसी कितनी संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों? हालांकि ये सवाल भी HCF का है ना, और मैंने आपको HCF का इससे पहले वाला जो सवाल कराया था उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का फर्क है। आप बताओ 400 कोई संख्या ऐसी है मेरे प्यारे भी, आपको ऐसी संख्या की तलाश है जो 421 को डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर दे। यानी कि 421 में से अगर मैं एक घटा दूं यानी कि वो संख्या 420 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी, 420 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी।
भाई अगर 421 को भाग करने पर एक रिमाइंडर बच रहा है तो 421 में से एक घटा दूं, 420 तो संख्या से उस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर 427 को डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बच रहा है तो 427 में से एक घटा लो, 426 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ 420 और 426 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर, इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या? आप इनका डिफरेंस ले लीजिए, इनका डिफरेंस आएगा 6। देखो 6 420 को भी डिवाइड करता है, 426 को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 6 इनका एक तरीके से HCF आ गया 6। लेकिन अगर मैं 6 का कोई फैक्टर भी लूंगा, अगर मैं 6 का फैक्टर 3 लेता हूं, 3 भी इन दोनों को डिवाइड कर देगा। 6 का फैक्टर अगर मैं 2 भी लेता हूं, 2 भी इन दोनों को डिवाइड कर देगा। 6 का फैक्टर 1, देखो मैं 1 नहीं ले सकता मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे सर क्यों नहीं ले सकते 1? क्योंकि रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है तो डिवीजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। अगर किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 1 बच रहा है तो संख्या 1 से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि मेरे प्यारे भाई मैं 6, 3 और 2 ऐसी 3 संख्याएं आ गई। अगर मैं इन दोनों को 6 से भाग करूंगा एक एक रिमाइंडर आएगा। अगर मैं 3 से भी भाग करूंगा तो भी 1 रिमाइंडर आएगा। मैं 2 से भाग करूं चला जाएगा 420, एक बचेगा। 2 से भाग करूं 426 कट जाएगा, एक बचेगा, तो भी एक एक रिमाइंडर आएगा। तो यहां पर ऐसी 3 संख्याएं संभव हैं, सी ऑप्शन। यह भी सरल सवाल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 28 यूपीएससी सीसेट 2024 का बनाएं। हालांकि यह सवाल रीजनिंग में भी करवाया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं। ए पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड। आप जानते मेरे दोस्तों, डायरेक्शन आप जानते ही हैं अभी, ईस्ट, वेस्ट और बच्चों नॉर्थ, और ये साउथ हो गया। सवाल में कहा गया एक आदमी 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। जैसे यहां से चलना शुरू किया और उस आदमी ने 100 मीटर चला, ये 100 मीटर आदमी ने चला। तो 100 मीटर चलने के बाद आदमी कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 100 मीटर चलने के बाद, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, तो लेफ्ट मुड़ेगा और 100 चलेगा। लेफ्ट कैसे होगा भाई? आदमी अगर ऐसे चल के आए तो लेफ्ट उसका इस साइड होगा, लेफ्ट मुड़ेगा यहां पे आ जाएगा। फिर 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद आदमी अब यहां आ गया 100 मीटर चलने के बाद। फिर वह 225 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है। 225 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है तो किस डायरेक्शन में अब वो चलेगा? 225 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, यहां से 225 डिग्री मोड़ना है उसको। 225 डिग्री क्या होता है? देखो मेरे प्यारे भाई, ये ले लीजिए मेरे दोस्तों एक सीधी रेखा। पहले 90 मुड़ेगा, फिर 90 मुड़ेगा 180, फिर ये 45 मुड़ेगा। 180 और 45 225 होता है। यानी कि आदमी जो है, ध्यान सुनिएगा, पहले वो 90 मुड़ेगा मेरे प्यारे भाई, फिर 90 90 180 और फिर ये 45, तो यहां पे आ जाएगा वो। और अब वो चलना शुरू करेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो किस डायरेक्शन में चलेगा? क्या होगा ये? पहले 90 90 180 फिर 45, तो यहां पे आ जाएगा। तो किस डायरेक्शन में चलेगा मेरे दोस्तों? इस डायरेक्शन में वो चलेगा, यहां पर ये डायरेक्शन में चलेगा। तो डायरेक्शन कौन सी आ गई? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, बिल्कुल बीचों बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो चलेगा, ठीक है ना बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पे जो है रोटेट करना है। ये मैंने यहां पे मुड़ के दिखा दिया। आदमी की पोजीशन जो है वो यहां पर है। यहां से अगर मैं 90 और 180 मोड़ के यहां पे आ जाऊं, अब ये चलना शुरू करेगा, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी बेटा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आगे आसान सवाल है। इन द एक्सप्रेशन 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार इज चूजन फ्रॉम प्लस माइनस मल्टीप्लाई ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स, व्हाट द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का सबसे छोटा नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या हो सकती है? देखो प्यारे भाई, बढ़िया सवाल लग रहा है ये। आपके सामने 5 4 3 2 1, मुझे नहीं पता इनके बीच में क्या साइन आएगा। हमें ये नहीं पता है कि इन सब 5 4 3 2 1 के बीच में कौन सा मैथमेटिकल साइन आएगा। लेकिन सवाल में बोला गया है हम प्लस माइनस और मल्टीप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं एटमोस्ट 2 टाइम्स, अधिकतम 2 बार। 2 से ज्यादा बार ना प्लस लगा सकते हो, ना माइनस लगा सकते हो, ना मल्टीप्लाई लगा सकते हो।
तो इस एक्सप्रेशन की स्मॉलेस्ट सबसे छोटी नॉन नेगेटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव क्या होता है? जो नेगेटिव ना हो। जीरो भी नॉन नेगेटिव नंबर होता है। कुछ बच्चे समझेंगे नॉन नेगेटिव का मतलब सर पॉजिटिव हो गया, नहीं। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना हो। जीरो भी एक नॉन नेगेटिव नंबर है, गैर ऋणात्मक है, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। 0 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो आपके मेरे दोस्तों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम ही पूछा ना, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या हो सकती है ये बताओ। देखो स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों? माइनस। सबसे पहले माइनस इस्तेमाल करते हैं, माइनस। वैसे मुझे स्मॉलेस्ट इनमें जीरो दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले मेरी कोशिश रहेगी जीरो बनाने की। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे माइनस लगा देता हूं, यहां पे माइनस, 2 बार मैंने माइनस लगा दिया है। अब इनकी गुणा करूंगा तो बेटा 6 हो जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा। पहले गुणा होते 6 तो काफी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो गुणा ना लगा के यहां प्लस लगाता हूं, प्लस। ठीक है, यहां भी प्लस कर देता हूं, लेकिन यहां प्लस करूंगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अब 3 से कम तो मल्टीप्लाई रहेगा ना, 2 एकम 2। अगर मैं प्लस करूंगा तो 3 हो जाएगा, 3 बड़ा है। मल्टीप्लाई करूंगा 2 एकम 2 छोटा रहेगा, तो ये ठीक है बच्चे। तो कितना आ गया भैया? ये आ गया 5। ये पहले मल्टीप्लाई होगी, पहले मल्टीप्लाई होगी बच्चों। 2 एकम 2 5 और 2 7। 7 में से 4 3 7 घटाएंगे यानी कि 0। 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 सेट कर दिया भाई मैंने। तो दिमाग लगाना पड़ेगा 0। इसका कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला कह के मर गया है। सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी माइनस लगाने को, क्योंकि माइनस से वैल्यू छोटी होती है। माइनस का मतलब ये छोटा करना, घटाना। अब यहां मल्टीप्लाई लूंगा तो भैया बड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो बहुत सारा ऐड कर देता है, तो प्लस लिया मैंने। अगर मैं यहां भी प्लस लूंगा कि हर साइन में 2 बार ले सकता हूं, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अब 3 से छोटा तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, 2 एकम, तो इसलिए मैंने यहां मल्टीप्लाई लिया और मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू यहां पे 0 आ गई। बड़ा प्यारा सवाल ये भी बनाया गया है आगे। सवाल नंबर 30। अब यहां से 6-7 क्वेश्चन मैं वो आपसे पूछूंगा जो यूपीएससी ने पूछे, स्टेटमेंट बेस्ड। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे सवाल एसएससी में लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले बहुत ही रेयर आते हैं या ना के बराबर आते हैं। लेकिन ऐसे सवाल आप सीडीएस का पेपर दोगे, आप पेपर दोगे मेरे दोस्तों किसी भी स्टेट पीसीएस का, चाहे बीपीएससी देंगे किसी भी स्टेट का, तो आपको उसमें ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। डिफेंस के पेपर्स में ऐसे सवाल होते हैं और अच्छे लेवल पे, और रेलवे के पेपर में भी कुछ सवाल स्टेटमेंट वाले आते हैं। समझते हैं मेरे प्यार में, यूपीएससी सीसैट 2024 का पहला सवाल स्टेटमेंट पर बेस्ड सवाल। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा गया है, इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा है। जनरली पेपर ऑफलाइन होता है तो एक तरफ पूरे इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं और दूसरे पेज पे कंप्लीटली हिंदी में सवाल लिखा होता है, तो आपको वहां इतना लेंदी नहीं लगेगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड। कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 2 स्टेटमेंट है। क्वेश्चन पढ़ें और इसके स्टेटमेंट पढ़ें, पर आपको बताना क्या है, Which one of the following is correct in respect to the above question and statement। तो बताना है इस क्वेश्चन और उसके स्टेटमेंट के संदर्भ में क्या सत्य है, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन देखो, क्वेश्चन का आंसर केवल एक स्टेटमेंट की हेल्प से दिया जा सकता है, बट दूसरे अदर स्टेटमेंट की हेल्प से अकेले नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन का आंसर किसी भी एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके कैन बी आंसर्ड, किसी भी, चाहे पहले का चाहे दूसरे का, किसी भी एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके दे सकते हैं। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। क्वेश्चन केवल दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके दिया जा सकता है, लेकिन एक सिंगल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन आंसर ही नहीं किया जा सकता चाहे हम बोथ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर ले एक साथ। यानी कि सवाल में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, उस स्टेटमेंट से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। अब सवाल यही पूछना चाह रहा है ऑप्शन में, बताओ कि वो रिजल्ट निकालने के लिए, सवाल का आंसर निकालने के लिए, क्या आपको दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है कि एक स्टेटमेंट की जरूरत है, या सवाल कर ही नहीं सकते आप इन दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले बोला है यहां पर व्हाट आर यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के यूनिक मान क्या हैं,
जहां एक्स और वाई डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है, अलग अलग प्राकृतिक संख्या है, एक्स वाई सेम नहीं है और एक्स और वाई अलग अलग नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट डिफरेंट है। पहला स्टेटमेंट, एक्स बटे वाई इज ऑड, एक्स बटे वाई इज ऑड। एक्स वाई अलग अलग नेचुरल नंबर हैं और एक्स वाई की यूनिक वैल्यू है, तो क्या पहले स्टेटमेंट से आप एक्स और वाई का मान निकाल सकते हो? नहीं भाई, एक्स और वाई की तो ऐसे बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी। अगर मैं एक्स का मान 15 ले लूंगा, वाई का मान 5 ले लूंगा, देखो 3 आ गया, ऑर्डर नंबर आ गया। अगर मैं एक्स का मान मेरे दोस्तों यहां पर 18 ले लेता हूं और मैं इसको मेरे दोस्तों यहां पर 2 ले लेता हूं, ये आ गया 9, ऑर्डर नंबर आ गया। ऐसे तो एक्स वाई की बतेरी वैल्यू है, यानी कि केवल स्टेटमेंट 1 काफी नहीं है सवाल का आंसर निकालने के लिए। दूसरा, एक्स इंटू वाई बराबर 12, दूसरा स्टेटमेंट ये है। अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट लूं तो एक्स और वाई की बतेरी वैल्यू है भाई। एक्स का मान 12 गुणा 1 भी हो सकता है, एक्स का ये 6 दूनी 12 भी हो सकता है, ये 4 तिया 12 भी हो सकता है। तो यहां से तो एक्स वाई की 3 वैल्यू आ रही है और तो आएंगी नहीं, यानी कि केवल एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके तो आंसर निकलेगा नहीं, है ना। एक स्टेटमेंट का आंसर, एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके तो आंसर निकलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं दोनों स्टेटमेंट कंपाइल कर दूं, दोनों, अगर मैं पहला वाला लेता हूं कि ये वाला लेता हूं, अगर मैं ये वाला लेता हूं कि 12 बटा 1 12, अगर मैं एक्स का मान 12 लेता हूं, वाई का मान 1 लेता हूं, तो 12 बटे 1 12, 12 तो ऑड नंबर नहीं है, 12 तो ऑड नंबर नहीं, यानी कि चीज गलत हो जाएगी। अगर मैं दूसरा वाला लेता हूं, एक्स का मान 6 वाई का मान 2, तो 6 बटे 2 3 आ जाएगा, यहां से ऑड आ रहा है, यानी कि ये सही है। अगर मैं तीसरा लेता हूं, एक्स का मान 4 लेता हूं, एक्स का मान बच्चे अगर मैं 4 लेता हूं और वाई का मान 3 लेता हूं, तो 4 बटे 3 तो नेचुरल नंबर नहीं है, गलत हो जाएगा। यानी कि एक ही वैल्यू बन पा रही है एक्स की 6 वाई की 2, एक ही वैल्यू बन पा रही है एक्स की 6 वाई की 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट अगर मैं इस्तेमाल कर लेता हूं तो मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो इस सवाल का आंसर है, क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। दोनों स्टेटमेंट का एक साथ इस्तेमाल करके क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है, लेकिन अकेले किसी स्टेटमेंट से आंसर नहीं निकलेगा। बढ़िया सवाल बच्चे। दोनों कंडीशन लेता हूं तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू 6 और 2 मिल जा रही हैं। बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर है 31 आपके सामने। या सेम जो है टेस्ट का सवाल है बच्चों, इसी तरीके से यहां पर भी ऑप्शन सेट है। अब आप इस सवाल की महिमा जान चुके हैं मेरे प्यारे भाई। चलो, क्वेश्चन दिया गया, उसके 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में विचार करो। क्या है क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई? ए सर्टेन अमाउंट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एक्स वाई जेड के बीच कुछ धनराशि बांटी गई। हु रिसीव्ड द लीस्ट अमाउंट, किसको सबसे कम अमाउंट मिला, किसको सबसे कम पैसा मिला? पहला स्टेटमेंट, एक्स रिसीव्ड 4/5 ऑफ वाई एंड जेड टुगेदर रिसीव्ड। एक्स रिसीव्ड 4/5 वॉट वाई एंड जेड टुगेदर रिसीव्ड। एक्स को वाई और जेड दोनों का 4/5 प्राप्त हुआ। एक्स को वाई और जेड को मिलाकर 4/5 प्राप्त हुआ, यानी कि वाई और जेड को 5 रुपए मिले। अगर वाई और जेड को 5 रुपए मिले तो एक्स को 4 रुपए मिले। ये मतलब है पहली लाइन का। देखो, यहां से मैं लिस्ट नहीं निकाल सकता, मुझे यह पता लग गया कि एक्स को 4 रुपए मिले, मुझे यह पता लग गया कि वाई और जेड को 5 मिले, लेकिन यह नहीं पता चला कि वाई को कितना मिला, जेड को कितना मिला। तो मैं कैसे बताऊं किसका सबसे कम मिला है? तो यानी कि यहां एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके तो आंसर निकलेगा ही नहीं, ये दोनों गलत हो गए। अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट भी लेता हूं, वाई रिसीव्ड 2/7 ऑफ वॉट एक्स एंड जेड टुगेदर रिसीव्ड। वाई को 2/7 हिस्सा मिला है जितना एक्स और जेड को मिलाकर मिला है, यानी कि वाई को 2 मिला है, वाई का हिस्सेदार 2 है। अगर एक्स और जेड का 7 है, वाई को एक्स और जेड टुगेदर का 2/7 मिला है, यानी कि अगर एक्स और जेड का शेयर 7 है तो वाई को कितना मिला है? 2। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो एक्स वाई जेड का सम सेम है, यहां भी 4 5 9 हो रहा है, यहां भी 2 7 9 हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां घबराने की जरूरत ही नहीं है, टोटल सेम है मेरे प्यार भी, ये सब भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल सेम है भाई। एक्स वाई जेड का सम कितना है? यहां पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड 4 5 9, यहां भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 7 9, यानी कि एक्स का शेयर 4 है, वाई का शेयर कितना है? 2।
टोटल 9 होना चाहिए, तो 4 2 6 हो गया, ये 3 आ गया। ये एक्स वाई जेड का शेयर आ गया, रेशियो सबसे कम किसको मिला है, वाई को, वाई का शेयर सबसे कम है। और ये मैं तभी बता सकता हूं जब मैं दोनों स्टेटमेंट इस्तेमाल करूं। एक स्टेटमेंट से बात नहीं निकलेगी, दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके मैं मिनिमम जो है शेयर बता सकता हूं वाई का है। इस सवाल का आंसर भी सी ऑप्शन है। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन अकेले किसी भी कथन का उपयोग करके उत्तर नहीं दिया जा सकता। सी इज करेक्ट। यहां पे टोटल सेम था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां भी 4 5 9 था, यहां भी 2 7 9 था। ठीक है भाई, वाई जेड का 5 है तो एक्स का 4 है, अगर एक्स जेड का 7 है तो वाई का 2 है, 4 2 6, जेड का 3 बचेगा। आसान है ना ये भी सवाल, तो देखने में बेशक लेंदी है, वैसे इजी क्वेश्चन है। आगे सवाल नंबर 32, फिर से एक और सवाल बड़े स्टेटमेंट का, यूपीएससी सी सेट में। टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज 6 मैंगो 8 एप्पल इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज 2 मैंगो 5 एप्पल। इन स्टेटमेंट पे विचार करो। तो विचार तो पहले करेंगे, पहले लिख लो ना। 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो और 8 एप्पल। 8 एप्पल का जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, इज ट्वाइस, दुगना है टोटल कॉस्ट का। किसकी टोटल कॉस्ट का बच्चे, 1 ऑरेंज प्लस 2 मैंगो और 5 एप्पल। 1 ऑरेंज 2 मैंगो और 5 एप्पल। आप बोलोगे सर तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं बच्चे, 4 ऑरेंज यहां 2 ऑरेंज, 4 माइनस 2 2 ऑरेंज हो गया। ये 2 दूनी 4 मैंगो, ये 6 मैंगो, तो इधर आएगा 2 दूनी 4 मैंगो में से 6 मैंगो में से 4 मैंगो घटाएंगे 2 मैंगो बराबर। ये 2 पंजे 10 एप्पल, ये 8 एप्पल उधर चला जाएगा। 2 पंजे 10 एप्पल में से 8 एप्पल घटाएंगे तो 2 एप्पल, 2 से कट गया, यानी कि 1 ऑरेंज और 1 मैंगो का प्राइस 1 एप्पल के प्राइस के बराबर है। ये मैंने निकाल लिया यहां से बच्चे, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट बड़ा है, दूसरा छोटा है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। 1 ऑरेंज और 1 मैंगो कॉस्ट 1 एप्पल के बराबर है। सेकंड वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड वाला स्टेट, मुझे यहां पे सही गलत बताना है भाई। मैंने सवाल में जो जानकारी दी गई थी उससे मुझे पता चल गया कि 1 ऑरेंज 1 मैंगो का प्राइस 1 एप्पल के बराबर। यहां भी यही कह रहा, 1 ऑरेंज 1 मैंगो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। अब ये पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज 5 मैंगो एंड 9 एप्पल, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज 5 मैंगो एंड 9 एप्पल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज 6 मैंगो, 4 ऑरेंज 6 मैंगो एंड 8 एप्पल। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? अगर ऐसी बात है तो इधर आएगा 4 ऑरेंज में से 3 ऑरेंज घटेगा 1 ऑरेंज, ये 5 एमओ उधर जाएगा, 6 मैंगो में से 5 एमओ घटाएंगे 1 मैंगो बचेगा, और ये 8 एप्पल इधर आएगा, 9 एप्पल में से 8 एप्पल घटाएंगे 1 एप्पल। यानी कि ये भी तो सेम बात बन गई, ये भी तो सेम बात बन गई। 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो बराबर 1 एप्पल, यानी कि पहले स्टेटमेंट का मतलब वही है, बस घुमा के बोला गया है। तो यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। फर्स्ट और सेकंड बोथ स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। सी करेक्ट है। ओके, प्यार भरा सवाल था ये। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 33। इस बार आया है भाई साहब नंबर सिस्टम का, है ना, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आया है। सही गलत बताना है, ऊपर देखे कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, बताएंगे भाई। लेट पी क्यू आर एंड एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। ये चीज ना बड़े ध्यान से पढ़नी होती है। पी क्यू आर एस अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर हैं। पी क्यू आर एस में किसी का भी मान सेम नहीं है, सबका अलग अलग है, सब पॉजिटिव हैं और सब पूर्णांक हैं। पी एंड क्यू बी ऑड, मान लीजिए पी और क्यू ऑड हैं। ये लाइन बड़ी खास आ गई। अब मान लीजिए कि पी और क्यू ऑड है और आर और एस इवन नंबर है, सम संख्याएं। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट में विचार करें। पहला स्टेटमेंट, पी माइनस आर स्क्वायर इंटू क्यू इंटू एस से जीवन। सही है भाई। तो पागल है भैया एग्जामिनर, इतना आसान क्यों दिया? जब मुझे पता है कि एस एक इवन नंबर है, इवन मतलब 2 का मल्टीपल जो 2 से कट जाए।
अगर आप किसी भी संख्या में इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन में ऑलरेडी 2 होता है, तो संख्या 2 से कटेगी, यानी कि इवन ही होगी। ये कुछ भी रहे, ये कुछ भी रहे, जब यहां पे एस से गुणा हो रही है, एस एक इवन नंबर है, इवन नंबर की किसी में भी गुणा करो इवन ही आएगा। ऐसे यहां भी पागल है, क्यू माइनस एस गुणा क्यू स्क्वायर इंटू एस, ऐसे की इवन नंबर है, इवन नंबर की किसी में मल्टीप्लाई करते रहो इवन ही आएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो है नहीं, 7 इंटीजर्स है। नाउ थर्ड, क्यू प्लस आर स्क्वायर इंटू पी प्लस एस इज ऑड। क्यू क्या है? एक ऑड नंबर है, आर क्या है? एक इवन नंबर है। देखो मैं आपको बताता चलूं कि अगर एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो बच्चों एक ऑड नंबर ही आएगा। तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि क्यू एक ऑड नंबर है, आर एक इवन नंबर है, तो ऑड में इवन जोड़ेंगे ऑड, ऑड का स्क्वायर ऑड ही आएगा, ऑड। पी प्लस एस, पी एक ऑड नंबर है और एस एक इवन नंबर है, तो एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर जोड़ा जाए तो एक ऑड ही आएगा। अब ऑड नंबर की ऑड में गुणा करेंगे तो ऑड ही रहेगा, ये भी सही हो गया। ऑड मतलब दो नहीं है, दो नहीं है तो गुणा करने पर बस दो पैदा नहीं होगा, ऑड ही आएगा मल्टीप्लिकेशन। यानी कि यहां पर तीनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन है, बस देखने में आपको मुश्किल लगता है, वैसे आसान है। नेक्स्ट सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने, यहां पर 34 बनाएंगे। ये फिर आ गया मेरे दोस्त स्टेटमेंट चेक करने वाला कि आंसर किसकी हेल्प से निकलेगा, किसकी हेल्प से नहीं। आपको सवाल सही दिखाई दे रहा होगा, नहीं है तो थोड़ा जूम करके क्वेश्चन देख लें आप। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं हम, इसको बड़ा कर देते हैं ना, ये काम की चीज है हमारे। ये बताओ, क्वेश्चन दिया गया, दो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन स्टेटमेंट को देखो। इफ द एवरेज मार्क्स इन क्लास आर 60 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। सवाल में दिया गया है यदि क्लास, पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स औसत अंक 60 है तो क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। एवरेज मार्क्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं निकलते। एवरेज मार्क्स क्या होता है? क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके टोटल मार्क्स निकालो और टोटल मार्क्स को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ स्टूडेंट से। मुझे एवरेज पता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकलेंगे? पहला मेरे दोस्तों स्टेटमेंट, इफ द हाईएस्ट मार्क्स इन क्लासेस आर 70, हाईएस्ट 70 है, लोएस्ट 50 है। हाईएस्ट और लोएस्ट का मेरे दोस्तों आपको हाईएस्ट लोएस्ट मार्क बताएं, नहीं निकलेगा इससे। भाई पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स 60 है, टॉपर के जो हैं 70 हैं, 70 है ना, और सबसे कम वाले लड़के के 50 है, तो बीच वाले के तो नंबर पता ही नहीं ना, बीच वालों के नंबर पता है ना, ये पता है कि बीच में लड़के हैं कितने, तो अकेले इस एक स्टेटमेंट से तो आंसर निकलेगा नहीं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स, अच्छा इसमें करेक्ट ही बताना है, ये इसमें नहीं है बच्चों, ठीक है ना, ये इसमें नहीं है, इसके इसमें करेक्ट ही बताना है। एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। अगर हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स को हटा दिया जाए तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू अबव क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक बार बताओ, ध्यान से सुनिएगा, नहीं सही था वो। पूरी क्लास का एवरेज कितना है? 60। हाईएस्ट कितना है मेरे दोस्तों? 70। लोएस्ट कितना है मेरे दोस्तों? 50। अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो इनका एवरेज भी 60 ही होगा। तो अगर मैं इन दोनों को हटा भी देता हूं, इन दोनों को हटा भी देता हूं मेरे प्यारे भाई, तो भी मैं ये कह सकता हूं कि एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं हाईएस्ट लोएस्ट को हटा भी दूं तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो मुझे पहले से पता है, बताने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब इसका आंसर दिया ही नहीं जा सकता, डी इसका सही आएगा। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। दोनों की दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप सवाल का आंसर नहीं बता सकते। हमें पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स पता है, टॉपर के बताएं, सबसे कम वाले के पता है, बीच के मार्क्स नहीं पता, बीच के स्टूडेंट की संख्या नहीं पता।
हम ये कह सकते हैं कि अगर टॉपर को और लोअर को हटा दिया जाए, उनका एवरेज भी 60 बनना है, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां से स्टूडेंट की संख्या नहीं निकलेगी। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2024 के पेपर का नंबर सिस्टम का ये सवाल है मेरे दोस्तों। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और इन 35 सवालों से आपने कुछ सीखा और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ी है, तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं और एक अच्छा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे जरूर छोड़ें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। लास्ट सवाल करते हैं। यहां भी आपको बताने स्टेटमेंट से आंसर कैसे निकलेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ो फिर स्टेटमेंट पढ़ना। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम भी एक प्राइम नंबर है, जिनका योग भी एक प्राइम नंबर है। 3 अलग अलग मेरे दोस्तों प्राइम नंबर्स हैं जिनका योग करके भी एक प्राइम नंबर आ रहा है। हालांकि ऐसे तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं 3 प्राइम जिनको योग करके भी प्राइम आ जाए, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो आपसे पूछा बताओ वो 3 प्राइम नंबर क्या हैं। पहला स्टेटमेंट, देयर सम इज लेस देन 23। तो आप बताओ 3 प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनको जोड़ के भी मेरे दोस्तों एक प्राइम नंबर आना चाहिए, और पहले स्टेटमेंट के अनुसार उनका जो सम है वो 23 से कम होना चाहिए। ऐसे प्राइम नंबर क्या होते हैं जो 1 से कटते हैं और खुद से कटते हैं। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है कि 2 या तो 1 से कटता है 2 से, फिर क्या है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सब मेरे दोस्तों प्राइम नंबर हैं। इसी तरीके से सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड हैं सिवाय 2 को छोड़कर। 2 अकेला प्राइम नंबर है जो इवन है। अब बताओ ये 3 संख्याएं, अब इनको जोड़ के 2 तो बना नहीं सकते क्योंकि प्राइम नंबर 2 भी होता है, यानी कि इन्हीं में से बनना चाहिए कुछ ना कुछ सम जोड़ के, यानी कि इन तीनों का सम ऑड बनना चाहिए। ऑड तभी बनेगा जब तीनों प्राइम नंबर ऑड हो। भाई ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ूंगा इवन हो जाएगा, और फिर से मैं इसमें एक ऑड नंबर जोड़ूंगा फिर ऑड हो जाएगा। ऑड में ऑड जोड़ूंगा इवन आएगा, इवन में मैं फिर से ऑड जोड़ूंगा ऑड आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यानी कि मुझे तीनों प्राइम नंबर यहां पर ऑड लेने पड़ेंगे। मैं कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं ले सकता। अगर मैंने सपोज एक प्राइम नंबर 2 ले लिया, बाकी मजबूर है ऑड लेना, तो बताओ ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऑड जमा ऑड इवन, इवन में 2 जोड़ेंगे इवन। बताओ यहां कहीं इवन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। तो मुझे तीनों प्राइम नंबर ऑड लेने पड़ेंगे। ये पहली जो है शर्त बन गई यहां से, पहले स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट तो 4 शब्द का है लेकिन उसके अंदर अर्थ मीनिंग बहुत सारे निकल रहे हैं। अब बताओ 23 से छोटा है, देखो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं तो इस्तेमाल होंगी नहीं, छोटी छोटी संख्या इस्तेमाल होंगी। ठीक है, इन्हीं में से चेक कर लेते हैं क्या क्या हो सकता है। 3, 5, 8, 7, 15 तो प्राइम नहीं है। 3, 5, 8 और 11, 19 ये बन गया बेटे। 3, 5, 8 और 11, 19। 19 देखो इन तीनों का योग जोड़े, 3, 5, 11 तीनों प्राइम नंबर है, इनका सम करके 19 भी प्राइम नंबर है। बढ़िया हो गया बच्चों। ठीक है, मुझे मिल गया ऐसा सेट, और तो कहीं मिलेगा नहीं। आप चेक कर लो, चाहे 3, 5, 8, 13, 21, 5, 7, 12, 11, 23 के बराबर हो गया। 5, 7, 12, 13, 25 हो गया। बस ये एक ही सेट मिल रहा है, 3, 5 और 11, 3, 5, 11। तो अगर मैं पहला स्टेटमेंट लेता हूं तो मुझे 3 ऐसी प्राइम नंबर मिल गई बड़ी आसानी से, 3, 5 और 11, जिनका सम भी एक प्राइम नंबर है 23 से छोटा। दूसरा स्टेटमेंट, वन ऑफ द नंबर इज 5, यानी कि पहले स्टेटमेंट को भूल के अगर दूसरे स्टेटमेंट विचार किया जाए कि एक प्राइम नंबर 5 है। देखो अगर मैं इन तीनों प्राइम नंबर जिनकी मुझे तलाश है एक नंबर 5 लेता हूं, फिर तो बहुत सारे सेट बन सकते हैं। ये बना लो 3, 5 और 23, 5, 3, 8 और 23, 31, ये बन गया मेरे दोस्तों, ये बन गया। ठीक है जी, ये बना लीजिए। 5 जमा 7 12 और 12 प्लस मेरे दोस्तों 19 कितना होता है, 12 जमा 19 31, से भी सेट बन गया। तो 5 के साथ तो ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर के सेट बन सकते हैं जिनको जोड़ के एक प्राइम नंबर आ जाए। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये वाली बात तो गलत हो जाएगी, यहां से तो मेरा आंसर निकलेगा नहीं, और ये तो मेरे सिर का दर्द है। यानी कि मैंने केवल पहले ही स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके
ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके मैंने तीनों प्राइम नंबर पता कर ली, जिनका सम भी एक प्राइम नंबर आ रहा है 3, 5, 11। ठीक है, तो यानी कि आंसर द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। केवल एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन दूसरे अदर स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आंसर नहीं निकाला जा सकता, कि वो बहुत सारे सेट दे देगा अगर मैं एक नंबर 5 लूंगा। यानी कि इसका पहला वाला ऑप्शन सही बनना चाहिए। और ये बड़ा ही प्यारा सवाल था नंबर सिस्टम का जो पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चंस थे शानदार शानदार जो मैंने आपको कराए मेरे भाई साहब, है ना। कितने प्यारे प्यारे सवाल इसमें पूछे हैं इस बार यूपीएससी में, ठीक है ना। लॉजिकल क्वेश्चंस थे सारे के सारे। इसके अलावा भी मैं आपको यहां पे बच्चों 2 क्वेश्चन और दूंगा 36वां 37वां पीडीएफ में, जिनको आप खुद से ट्राई करना। टोटल 37 क्वेश्चन है, 35 मैंने कराए, बाकी 2 क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करना। ये वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। केवल यूपीएससी के नहीं, हमने इस चैनल पे सीसेट का पेपर सॉल्व करवाया हुआ है। हमने सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, एमटीएस हर एक एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस जो है इस चैनल पे सॉल्व करवाए हुए हैं। अगर आप इस चैनल को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको हर एक एग्जाम के बेस्ट सवालों के जो है वीडियो मिल जाएगी। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लेटेस्ट सवाल आप यहां से बेस्ट सोल्यूशन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप पूरा सिलेबस बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता है कि कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा नया लाइव बैच के रजिस्ट्रेशन चालू हो ही चुके हैं। 20 जून से इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और इसके रजिस्ट्रेशन चालू हैं। मात्र 999 की फीस में बैच अवेलेबल है एसएससी, बैंकिंग, स्टेट, रेलवे सभी के लिए, है ना। तो जो बिगनर बच्चे हैं जिन्होंने अभी ग्रेजुएट की है और वो गवर्नमेंट कंपटीशन की तरफ जिनका रुझान है, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, गणित का डर अपने मन से हटाना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ना चाहते हैं इस प्रकार से कि जगह जगह उनको भटकना ना पड़े, खूब ज्यादा प्रैक्टिस उनको करने को मिले, सारे फॉर्मूले थ्योरी शॉर्टकट के उनके अच्छे से नोट्स बन पाए, हर एग्जाम की तैयारी एक ही बार में हो पाए, प्री मेंस का अलग अलग ना पढ़ना पड़े। तो इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, हमारा मैथ स्पेशल लाइव बैच 0 to हीरो। इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है और हम इसकी क्लास शुरू कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। 2 टाइम स्लॉट में पढ़ाएंगे अर्थमेटिक और एडवांस की 1.5 घंटे की क्लास। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। एंड में मेरी आपसे विनती है कि आप इसके नीचे कमेंट जरूर छोड़ें, और आप चाहते हैं कि हमारे भारत में होने वाले पेपर्स के सॉल्यूशन इसी तरीके से चलते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाएं। धन्यवाद भाई, बाय।